आगे बढ़ेंगे। चर्चा बहुत कुछ करने वाले हैं हम, और यहाँ हिंदुस्तान में जो कुछ चल रहा है उस पर भी चर्चा करेंगे। पहलवानों के समर्थन में टीम 83 यानी भारत को पहला विश्व कप क्रिकेट में दिलाने वाले कपिल देव और सचिन गावस्कर भी अब साथ आ गए हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे। माफ करें, सुनील गावस्कर भी आ गए हैं। सचिन का नाम आ जाता है, लेकिन सचिन तेंदुलकर नाम बहुत बड़ा है, दिल बहुत छोटा है, ये कह सकता हूं। उनके मुंह पे भी कहना होगा तो कह दूंगा, क्योंकि सचिन तेंदुलकर का दिल बहुत छोटा है। क्यों छोटा है? भारत रत्न, लेकिन सिर्फ भारत रत्न ही है। उनकी बात भी करेंगे आज। राहुल गांधी की बात पहले देखिए, जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। यहां मजेदार वीडियो। It is my honor and privilege to be welcoming Mr. Rahul Gandhi. I wanted to say Rahul and Anjali, kuch hota hai. In politics, action is much more powerful than words. The central most important thing is it's got to be based on truth. First they said it's some branded t-shirt. That's another story. And then the obsession started with the t-shirt. Now people think, oh, he doesn't feel cold. That's not true. I feel cold. It was actually an expression of truth. And that's what made the t-shirt sit on top of the media screens. I had picked up on some truth and it was transmitting. As a youthful 50-year-old myself, how's your knee doing? Oh no, my knee's causing me a little bit of problem. You should really be an academic in case you want to have multiple careers. I said as a political entrepreneur, but I've got many other... Dasha Avatar. Yeah, I think people like to categorize, you know, he's a politician, he's a actor, but I don't think people fit quite like that. Touche. Politics of truth will trump the politics of money. And if you destroy the constitution, you destroy India. And by the way, that's what the BJP is trying to do. I think there is no doubt, yes. Opening spaces for women in the political sphere, in the business sphere, and not accepting this type of violence, not having tolerance for it. I think it's very important. I was just going to say the person who they are calling out remains in parliament, and here you are, right? So the irony. देख लीजिए, तमाम मसलों पे यहां बात हो रही है। राहुल गांधी से उनके टी शर्ट से लेकर रेसलर्स प्रोटेस्ट तक की बातचीत, और उनके नी यानी कि घुटने में जो दर्द रहता था, और खासकर उस वक्त जब ये पैदल यात्रा पे निकले हुए थे, भारत जोड़ो यात्रा पे, ये तमाम बातें यहां, और सारी बातों का जवाब साफ गोई से देते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। और रेसलर्स प्रोटेस्ट की बात भी यहां हो रही है, यानी कहीं ना कहीं राहुल गांधी जहां भी जा रहे हैं वहां पहलवानों के प्रोटेस्ट की बात भी हो रही है। और पहलवान जिनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको आज मुंह की खानी पड़ी है। क्यों मुंह की खानी पड़ी ये कह रहे हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन यहां अभी बात राहुल गांधी की, और अमेरिका में तैयार हो रहा है 2024 का प्लान। जी हां, 2024 मतलब लोकसभा चुनाव, और लोकसभा चुनाव का प्लान क्या अमेरिका में तैयार हो रहा है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी इससे पहले एक जो अभी आप जो पिक्चर देख रहे हैं, और यानी ये प्रेस क्लब वाशिंगटन डीसी में जो चर्चा कर रहे थे, अलग अलग मसलों पे बात उन्होंने की है। चाहे वो पड़ोसी देशों की बात हो, जिसमें चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश से रिलेटेड सवाल पूछे गए, रशिया से रिलेटेड सवाल पूछे गए, हर सवाल का जवाब यहां राहुल गांधी ने दिया। राहुल गांधी से पूछा गया केजरीवाल को लेकर, उसका जवाब भी उन्होंने दिया। विपक्षी एकता को लेकर के जवाब दिया, इकोनॉमिक को लेकर के जवाब उन्होंने दिया, तमाम मसलों के से लेकर के। और इतना ही नहीं, अपनी जो सांसदी उनकी गई है उस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। और उनके घर में ही मरने से डर नहीं लगता है मुझे, जब सबको एक न एक दिन जाना है, तो वो एक सच है, कड़वा सच है, और स्वीकार करना पड़ता है। मैंने अपनी दादी को देखा, मैंने अपने पिता को देखा, ये सब यहां कहते हुए सुने गए राहुल गांधी। लेकिन इन सब से अलग बात हम करें अमेरिका में जो कुछ चल रहा है, और क्यों जो सांसद भी नहीं है, ना मंत्री है, एक अदना सा कार्यकर्ता है, उसकी बातों में उसकी बातों को इतना क्यों गौर से सुना जा रहा है, उसकी बातों को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है, ये चलिए ढूंढने समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले परिचय करवाता हूं आपका। आगे बढ़ते देखिए, इस वक्त हमारे साथ सीधे न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी साहब जुड़ गए हैं। सलीम भाई नमस्कार करता हूं आपको न्यूयॉर्क से। और न्यूयॉर्क में काफी सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पहुंच चुके हैं, कांग्रेस के नेता पहुंच चुके हैं न्यूयॉर्क में। और आज ही कई लोगों के सोशल मीडिया पर वीडियो देख रहा था, अलका लांबा, रेवंत रेड्डी और भी कई लोगों के।
तो आपका स्वागत है। बहुत कुछ आपके पिटारे में होगा आज, ये उम्मीद करता हूं। हमारे साथ इधर जुड़े हुए हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जयशंकर गुप्त जी। जयशंकर जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं इधर स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथी शकील अख्तर जी। शकील जी, आपका स्वागत है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, हमारे ऑनलाइन एडिटर। आप सबका स्वागत करता हूं और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं। और कार्यक्रम लगातार और रात को राहुल गांधी कुछ बोलते हैं और दिन भर यहां हंगामा चलता रहता है। सुबह से बिल्कुल बीजेपी के लोगों को एक काम तो देकर राहुल गांधी जाते हैं। सलीम भाई, आपके पास आना चाहता हूं। एक काम यहां बीजेपी के लोगों को दे के जाते हैं राहुल गांधी की हमारे नाम पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप रोज कर लिया कीजिए। वही रोज अभी पिछले 4 दिनों से वही चल रहा है। राहुल गांधी रात को बोलते हैं क्योंकि 12 घंटा पीछे हैं आप लोग, और वहां बोलते हैं और इधर सुबह सुबह बीजेपी के प्रवक्ता जो हैं वो मीडिया को बुला करके और उस पर कैसे वार किया जाए इसमें लग जाते हैं। कल राहुल गांधी ने जो भी बातें कही हैं उसमें यहां फिर से राहुल गांधी को बोलना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, राहुल गांधी के ज्ञान में कितनी कमी है, ये सारी बातें हो रही हैं। जरा आपसे समझना चाहता हूं, आप अभी सुबह का वक्त है आपके यहां और अखबारों को पता नहीं शायद आपने देखा ही होगा, क्या चर्चा है वहां पे, और खासकर अब चूंकि वाशिंगटन डीसी पहुंच चुके हैं राहुल गांधी और परसों जोरदार हंगामा मचने वाला है यहां पे न्यूयॉर्क में, और उससे पहले राहुल गांधी लगातार जो अलग अलग लोग हैं, थिंक टैंक हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, स्टूडेंट से मुलाकात, इंडियन डायस्पोरा से मुलाकात, सारी चीजें हो रही हैं। क्या कुछ निकल के आ रहा है? क्या 2024 के हिसाब से, 2024 के हिसाब से भी अमेरिका में जो प्रवासी भारतीय हैं, इंडियंस रह रहे हैं, वो सोचने लगे हैं? क्या कुछ अब पहले और अभी में फर्क नजर आ रहा है? क्या मोदी जी की जो आने वाले समय में 2021 तारीख को, इसी महीने 21 तारीख को जब मोदी जी पहुंचेंगे और 1-to-1 उनकी मीटिंग होगी जो बाइडन से, तो उससे पहले राहुल गांधी क्या रंग में भंग डाल चुके हैं या चुके होंगे ऐसा माना जाए? कुछ इंडियन कम्युनिटी में कुछ छेद करके राहुल गांधी आएंगे ये माना जाए, क्योंकि अभी तक एकाधिकार, एक तरफा कहा जाता था कि जहां भी मोदी जी जाते हैं सिर्फ मोदी मोदी के नारे लगते हैं, आज तक और किसी के नारे लगे ही नहीं। राहुल गांधी जब पहुंचे हैं तो क्या कुछ चेंज नजर आ रहा है, या इंडियन कम्युनिटी वैसी ही है जो आने वाले समय में मोदी जी का इंतजार कर रही है और मोदी मोदी के ही नारे लगाएंगे? शुक्रिया राजी, ये सही कहा आपने कि यहाँ पर राहुल गांधी अपने चौथे दिन का टूर, जो चौथा दिन शुरू उन्होंने बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस और बहुत इंटरेस्टिंग करी, और चारों दिन जाहिर है कि उन्होंने बहुत मसाला दिया बैक होम की, और जो बीजेपी के मिनिस्टर हो या दूसरे लीडर्स सब उस पे, और मीडिया जाहिर है, तो वो तो बड़ी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट एक है ही है। लेकिन यहाँ पे आप देखें, जिस तरह आपने कहा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने शुरुआत की, उससे पहले जो डायस्पोरा का इवेंट था उसमें भी जो बातें करी, तो इनका मैसेज बड़ा कंसिस्टेंट है। ये फोकस कर रहे हैं राहुल गांधी साहब डेमोक्रेसी पे, क्या हाल है डेमोक्रेसी के इस वक्त भारत में, और फ्रीडम ऑफ स्पीच, रूल ऑफ लॉ, और इन सारी बातें उन्होंने सारे जो इंडिकेटर्स हैं अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो नेशनल प्रेस क्लब वॉशिंगटन डीसी में उन्होंने दी, करीब 55-56 एक घंटा कह लें, तो उसमें उन्होंने वो सारी चीजें, हर चीज पे उन्होंने पिन पॉइंट किया कि भाई ये मसले हैं। डिस्क्वालिफिकेशन की अपनी बात की तो उसमें भी ये बताया कि भाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ये हाल है कि उनको संसद में बोलने नहीं दिया गया, और फिर जुडिशरी का भी एक हवाला दिया उन्होंने कि भाई किस तरह उनको मैक्सिमम सेंटेंस मिल गया एक ऐसे डेफेमेशन केस में। तो ये सारी चीजें निहायत ही इंपॉर्टेंट है। ये समाज यहाँ पर ऐसा है कि आप देखें, यहाँ जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का मामला है, फर्स्ट अमेंडमेंट कहा जाता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, ये सारी चीजें जो हक है यहाँ लोगों को, तो उसमें हेट स्पीच को भी प्रोटेक्टेड स्पीच माना जाता है। ये वो समाज है। हेट स्पीच मतलब आप खुल के कहें अपनी बात, किसी को बुरी लग रही हो तो वो भी कह ले, हाँ, उसमें वायलेंस की कोई धमकी नहीं होनी चाहिए, एक चीज। दूसरा ये कि जैसे कोई ऐसी किसी को चोट पहुंचनी हो वो ना हो। मसलन कोई थिएटर है, उसमें आप खड़े होके, भरा हो थिएटर, फिल्म चल रही हो, खड़े होके चिल्ला दे फायर, तो ये उसके खिलाफ फिर कार्रवाई आपके खिलाफ होगी।
लेकिन ये नहीं हो सकता कि अगर वो कोई सिर्फ बात कर रहा है, कोई अपना ओपिनियन रख रहा है तो आप उसको बंद कर दें। तो यहाँ एक एस्पेक्ट व्यूअर्स को बताने के लिए कि यहाँ क्या है समाज की अंडरस्टैंडिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में। तो उस हवाले से जाहिर है कि बहुत इंपॉर्टेंट था नेशनल प्रेस क्लब में इनका ये सारी चीजें उठाना, और जाहिर है कि मीडिया ने यहाँ काफी कवर किया है। आप देखें अलग अलग अखबार, मैंने देखा रॉयटर्स, ब्लूमबर्ग और सारे अखबारों में सारी बातें उनकी कही गई हैं। कुछ रॉयटर्स में लिखा गया है, हेडलाइन यही है कि भाई चीन पे उन्होंने मोदी जी को घेरने की कोशिश की, और जिस पे उन्होंने कहा था कि चीन के मामले में कि अतिक्रमण है भारत की टेरिटरी पर, और प्रधानमंत्री ऐसा नहीं मानते। तो ये सारी चीजें और भी चीजें सारी, डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सारी चीजों पे भी लिखा गया है। ब्लूमबर्ग ने बड़ा उस पर डिटेल में लिखा है और फिर कहा है कि भाई ये तो कुछ दिन पहले ही हो रहा है, ये नोट कर रहा है मीडिया, और जाहिर है कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये मोदी जी आने वाले हैं 21 जून को, तो करीब ढाई हफ्ते कह लें आप। तो उसमें बाइडेन साहब उनको वेलकम करेंगे, स्टेट विजिट है। उससे पहले इस तरह से राहुल गांधी जी जो उनको घेर रहे हैं मोदी जी को, तो उसमें ये भी लिखा गया, या मीडिया जानता है कि भाई, और कह भी चुके हैं, लिख चुके हैं खासकर खुलेआम, कि भाई यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी हो, उनको इंडिया की जरूरत है। चाइना के हवाले से एक काउंटर करने के लिए चाइना को उस इलाके में, इंडो पैसिफिक का इलाका हो, तो वहां पर इंडिया की जरूरत है। इसलिए वो खुल के नहीं कहते हैं, ना कह सकते हैं, अभी फिलहाल नाराज नहीं करना चाहते जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसको। तो ये सारा मामला भी यहाँ जाहिर है कि मजबूरियां भी देखी जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बहुत बड़ी बात यहाँ राहुल गांधी कल उन्होंने कह डाली, उन्होंने कहा कि आज मैं यहाँ हूं और क्या कल आप मोदी जी को इस प्रेस क्लब में बुलाएंगे। ये बात हमेशा राहुल गांधी हर मंच से कहते हैं कि अभी तक तो हम इंतजार कर रहे हैं कि मोदी जी किसी दिन प्रेस के सामने आए हैं और अपनी बात रखें, क्योंकि 9 साल का वक्त गुजर गया और मोदी जी ने कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। हाँ, 1-to-1 इंटरव्यू जरूर दिया है मोदी जी ने, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रेम कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार। प्रेम कुमार जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और इधर स्टूडियो में हमारे साथ बने हुए हैं शकील अख्तर जी। शकील अख्तर जी, आपके पास आना चाहता हूं, क्या कुछ इधर चल रहा है? उधर तो अभी हम सुन रहे थे, न्यूयॉर्क से जुड़े हुए हैं सलीम रिजवी साहब और अपनी बात रख रहे थे, और मीडिया में क्या कुछ हो रहा है, कितनी हलचल है अमेरिका में, ये सारी बात अभी हम लोग सुन ही रहे थे, आगे भी उनके पास आएंगे। लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में और खासकर कांग्रेस खेमे में क्या कुछ चल रहा है, बहुत नजदीक से आप कांग्रेस खेमे को देख रहे हैं, उस हिसाब से भी समझना चाहूंगा। और क्यों सुबह से लेकर शाम तक बीजेपी को जैसे ही राहुल गांधी बाहर निकलते हैं और बीजेपी के लोगों को एक काम मिल जाता है कि कहां से क्या निकाल के लाना है, क्या कुछ वहां दिखाना है। ट्रोल आर्मी के लोग, आईटी सेल के लोग, उनके प्रमुख तक सब लग जाते हैं काम में, और पूरा दिन भर ट्विटर पे वही और सोशल मीडिया पर वही छाया रहता है। क्या कुछ है? देखिए राजीव जी, आज हम बहुत खुश हैं। आज हमारे मीडिया ने, एक अखबार ने जो काम किया है, उसकी धमक से आज सारा का सारा हिंदुस्तान का माहौल बदल गया। आज सुबह इंडियन एक्सप्रेस ने जिस तरह से लड़कियों पे होने वाले यौन अत्याचार की कहानी छापी है, उसके तथ्य रखे हैं, एफआईआर बताई है, उसके बाद आप देखिए कि एक रिपोर्ट ने किस तरह से पूरे देश के अंदर जो है उन लोगों को खड़ा कर दिया जो अभी तक चुप बैठे थे। सबसे पहली प्रतिक्रिया तो ये हुई कि 5 जून को ब्रजभूषण सिंह जो अयोध्या में एक सम्मेलन कर रहे थे, धर्म सम्मेलन के नाम से, और जिसमें बड़े लोग बुलाए गए थे और लोग कह रहे थे, उसमें बीजेपी के भी नेता थे, कि हम वहां पे ये कहेंगे कि पास्को कानून को वापस कर लिया जाए, पास्को कानून ही गलत है। तो वो सम्मेलन को रद्द करना पड़ा, कैंसिल करना पड़ा। यूपी सरकार ने भी उसको रद्द करने की बात कही और ब्रजभूषण को उसको रद्द करना पड़ा। उसके बाद एक दूसरा बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ कि 83 का पहला वर्ल्ड कप लाने वाले कपिल देव की टीम ने महिला पहलवानों का समर्थन किया। ये बहुत बड़ी बात है। आज कपिल देव ने, पहले इंडियन एक्सप्रेस ने और उसके बाद कपिल देव ने देश का दिल जीत लिया, और कपिल देव ने साबित कर लिया कि वाकई देश के हीरो क्यों हैं। उसके बाद अब आप देखेंगे
कि और भी बहुत सारे लोग जो हैं अब इन लड़कियों के समर्थन में आएंगे। जी। अभी तक देखिए उल्टी गंगा बह रही थी, मतलब ब्रजभूषण सिंह ये कह रहा था क्या फांसी लगवा दोगी मुझको, पास को कानून बदलवा दूंगा, मैं अपना नार्को टेस्ट देने के लिए तैयार हूं, तुम दो। और जब लड़कियों ने कहा कि हम तैयार हैं तो फिर चुप्पी हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके ऊपर केस रजिस्टर्ड होना चाहिए, लड़कियां गई थी, और उसके बाद जब केस रजिस्टर्ड हो गया, इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, लड़कियों ने जाके वहां कहा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह हमारा काम नहीं है। तो ये बड़े दुख की बात है कि देखिए लोकतंत्र के हम जो 4 स्तंभ मानते हैं उसमें एक जो मीडिया है जो इन 9 सालों के बीच में बहुत सारे सवालों में और दबावों में रहा, लेकिन फिर भी हम ये कहना चाहेंगे कि अंग्रेजी के कुछ अखबार हैं जिन्होंने बार बार ये साबित किया कि हाँ अभी पत्रकारिता जिंदा है। हिंदी के बड़े अखबारों में कोई नहीं कर पाया, लेकिन हाँ जो हिंदी के मध्यम समाचार पत्र हैं, लघु और मध्यम समाचार पत्र जिन्हें हम कहते हैं, जिनमें एक हमारे देशबंधु रोज जो है इस बात को लिखते हैं कि सच्चाई क्या है, वो लोग आवाज उठा रहे हैं। मगर दुर्भाग्य यह है कि ऐसे अखबारों को सरकार भी दबाती है और जो कांग्रेस है, जो मुख्य विपक्षी दल है, वो भी इन पर ध्यान नहीं देती है। लेकिन हिंदी के बड़े अखबारों को ये सोचना पड़ेगा कि जो बात इंडियन एक्सप्रेस, टेलीग्राफ, हिंदू उठाते हैं और भारत के दूसरे भाषाओं के अखबार भी उठाते हैं, जिन्हें हम रीजनल पेपर कहते हैं, या भारतीय भाषाओं के दूसरे पत्र, जिनमें बंगाल के हैं, मलयाली के हैं, मराठी के हैं। अभी सकाल का एक सबने देखा कि एक बड़ा जबरदस्त सर्वे आया है और जिसमें उसने बड़े क्लियरली बताया है कि अगर अभी चुनाव हो जाएं तो महाराष्ट्र के अंदर अघाड़ी को, जिसमें कांग्रेस और शिवसेना और एनसीपी शामिल है, बहुत बड़ा बहुमत मिलने जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ा वोट शेयर जो मिलने जा रहा है वो कांग्रेस को मिलने जा रहा है। तो ये सारे अखबार काम कर रहे हैं। तो मीडिया के लिए आज एक बड़ा दिन है और मीडिया को एक बार फिर अपने ऊपर सोचना चाहिए कि वो किस तरह से नफरत की, झूठ की, प्रपंच की पत्रकारिता कर रहा है। अभी आप देखिए कि वो एक वीडियो चला था और खबर चली थी, वीडियो क्या कि 2000 के नोट में चिप है, और जिस एंकर ने चलाया था उस एंकर को बिहार के अंदर पत्रकारिता के छात्रों ने पकड़ लिया और कहा कि मैडम आपने ये कहा था, ये क्या है? तो उल्टा उनसे लड़ रही हैं और कह रही हैं कि वो खबर जो है व्हाट्सएप से आई थी। क्या मतलब कि व्हाट्सएप से जो खबरें आती हैं वो इतना बड़ा चैनल हमको दिखा देता है, व्हाट्सएप की खबरें। और अभी हमने आज ही लिखा है कि 2000 के नोटों में चिप। इसके अलावा इन्हीं एंकर ने अपने शो में ये कहा था कि चीन की घुसपैठ, जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे, और राहुल ने वह कहा चीन की घुसपैठ को रोकने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, ये तो सेना का काम है, सेना पर जिम्मेदारी डाल ली। बताइए, अरे सेना जो हमारी काम करती है, भारत की सेना जो है वो लोकतंत्र के अंदर सरकार के अनुसार काम करती है, सुरक्षा बल उसके अनुसार काम करते हैं। अगर गलती हो जाए तो सेना की है, और पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक कर दो तो आपने करी है। वो आपने बताया था कि अभी बादल हैं और निकल जाओ धीरे से चुपचाप, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, खबर नहीं होगी, जाके डाल के आ जाओ। वो श्रेय आपका है और गलती अगर है तो सेना की है। तो मीडिया जो है इस वक्त हमारे हिसाब से अपने निम्नतम स्तर के ऊपर है भारत का। और ये राहुल ने जो वहाँ पे कहा भी अमेरिका में, इस बात को कहा भी, और हम लोग इस बात पे कल से चर्चा कर रहे हैं कि एक इंटरनेशनल प्रेस है जो राहुल कुछ भी नहीं है। अभी आप ही बता रहे थे कि वो न तो सांसद हैं, न पार्टी में किसी पोस्ट के ऊपर हैं, एक भारत के लीडर है, मास लीडर है। उन्हें बुलाया, किस प्रेस क्लब ने बुलाया? जो वाशिंगटन का नेशनल प्रेस क्लब है और जिसमें दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां, बौद्धिक लोग, लेखक लोग, साइंटिस्ट, दार्शनिक, सब वहां जाते हैं, उनको बुलाया जाना बड़ा प्रेस्टिजियस माना जाता है। तो ये सारी स्थितियां हैं। और चीजें जो आप कह रहे थे कि 2024 का चुनाव जो होगा बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, राहुल ने कहा है जितना आसान नहीं होगा, बिल्कुल सही है। चीजें बहुत तेजी के साथ बदल रही हैं और वो दिखने भी लगी हैं। बिल्कुल 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 2024 की तरफ बढ़ते हैं और राहुल गांधी अमेरिका में हैं और वहां से 2024 का कैसे तैयार हो रहा है प्लान, ये समझने की कोशिश करते हैं। और आना चाहता हूं प्रेम कुमार जी आपके पास। राहुल गांधी
की यात्रा को आप बहुत नजदीक से देख रहे हैं प्रेम कुमार जी, और राहुल गांधी अब प्रेस क्लब में भी अपनी बात रख चुके हैं, इंडियन डायस्पोरा के बीच अपनी बात रख चुके हैं, अलग अलग मंचों पे, थिंक टैंक के बीच में, और अभी उनकी यात्रा जारी है। और परसों यानी 4 तारीख को न्यूयॉर्क में एक बड़ी सभा करने वाले हैं राहुल गांधी, जहां से सलीम रिजवी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं उसी न्यूयॉर्क शहर से, जहां पर यह कार्यक्रम होना है, और वो अपनी बात शुरुआत में रख रहे थे। आपसे समझना चाहता हूं प्रेम कुमार जी कि किस रूप में देखा जाए। राहुल गांधी इससे पहले इंग्लैंड में थे, उस पर भी यहां हंगामा चल रहा था, अमेरिका गए हैं, रोज सुबह से एक ही खबर रहती है राहुल गांधी से रिलेटेड कोई ना कोई बात, क्योंकि राहुल वहां कुछ बोलते हैं, यहां उसको तोड़ा मरोड़ा जाता है और दिन भर चलता रहता है। क्या माना जाए इसको? क्या राहुल को डिफेम करने की कोशिश है ये, या राहुल जो हमला कर रहे हैं मोदी सरकार पर, उससे खुद को बचाने की कोशिश है? किस रूप में इसको देखा जाए? जी देखिए राजीव जी, बहुत बड़ा बदलाव दिख रहा है और उसी की वजह से इस तरह की चीजें हो रही हैं। वो क्या बदलाव दिख रहा है कि राजनीति ने एक करवट ली थी कि जनता से खुद को डिस्कनेक्ट करते हुए राजनीति मैनेजमेंट गुरुओं के हवाले हो गई थी कि राजनीति का प्रबंधन किया जाए। वो उनकी समस्याएं भी वही समझ रहा है, सर्वे भी वही करा रहा है, क्या किया जाए वो भी उन्हीं के सजेशन पर हो रहा है। इस तरीके से राजनीति चलने लगी थी और जनता से कनेक्ट जो है राजनीति का खत्म हो गया था। वो रोड शो और हाथ हिला करके गुजर जाना, अंतिम समय में चुनाव बदल देना, डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से चुनाव जीतने भर के लिए छोड़ दिया गया था। चुनाव जीत लीजिए, सरकार बना दीजिए, हो गई डेमोक्रेसी, बात खत्म। तो जनता से कनेक्ट करना, जनता के लिए काम करना और जनता के लिए हम हैं, इस सोच को फिर से स्थापित करने का काम भारतीय सियासत में राहुल गांधी ने किया है। और ये इतना महत्वपूर्ण है कि इन्होंने राजनीति को, अब वो कहते हैं ना कि अंडर करंट में बता रहा हूं, तो अब राहुल गांधी के अंडर करंट के मुकाबले अंडर करंट बताने का एक्सपीरियंसेस किसी के पास नहीं। 4000 किलोमीटर जो वो चले हैं, ये अनुभव किसी के पास नहीं, किसी मीडिया प्रबंधक के पास नहीं है, किसी नेता के पास नहीं है कि वो अंडर करंट बोले और उनकी विश्वसनीयता राहुल गांधी की विश्वसनीयता से ज्यादा हो। जो व्यक्ति खुद सड़क पर चला, जो लगातार न केवल जनसंपर्क जिन्होंने किया, बल्कि उसके बाद भी कभी ट्रक में, कभी रेस्टोरेंट में, कभी स्टूडेंट्स के बीच उनका जनता के साथ जो कनेक्शन है वो जारी है। तो इसने राजनीति को बदल दिया है और इससे सब डरने लगे हैं। और इसी डर का परिणाम है कि राहुल गांधी को एक नए सिरे से अब पप्पू के बजाय देश विरोधी का टैग लगाने की, गद्दार का टैग लगाने की एक पूरी मुहिम छेड़ दी गई है। अब लड़ाई यहां पर है कि जनता से कनेक्ट हुए व्यक्ति को क्या गद्दार साबित कर पाएंगे वो लोग जो जनता से डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं, हो चुके हैं। अब इसलिए ज्यादा अब सुरक्षित स्थिति में राहुल गांधी हैं पहले के मुकाबले। पहले पप्पू करार दिए गए थे, लेकिन आज अब उनको गद्दार करार दिया जाना मुमकिन नहीं रह गया है, जिसकी कोशिश लगातार की जा रही है। तो इस बात को अगर हम समझ लेते हैं तो सियासत बदलने लगी है और इसका असर जो है सीधे पड़ रहा है। आप देखिए कि कर्नाटक में बीजेपी की हार और कांग्रेस की जीत के बाद जो मोदी ब्रांड ध्वस्त हुआ, वो मोदी ब्रांड ध्वस्त हुआ तो उसको कंपनसेट करने के लिए या क्षतिपूर्ति के लिए ये एक विदेश का नैरेटिव गढ़ा गया कि दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी के पैर छूते हैं, उनको बॉस बोलते हैं, उनसे ऑटोग्राफ लेते हैं। ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हुई, लेकिन राहुल गांधी ने अमेरिका यात्रा नरेंद्र मोदी की हो उससे पहले, नरेंद्र मोदी जी की यात्रा हो उससे पहले वहां जाकर के जितने सवाल रख दिए हैं, अब नरेंद्र मोदी जी को अमेरिका में जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। जितने घरेलू सवालात हैं उनका जवाब देना उनके लिए मुश्किल होगा। तो ये एक तरह से पॉलिटिकल कैंपेन अब्रॉड में भी शुरू हो गया, हम इसको मान सकते हैं।
ये राजनीति का जो कैंपेन है, जो अब तक एक तरफा हो रहा था, सरकारी खर्चे पर हो रहा था, अब विपक्ष ने भी खुद को रिस्टोर किया है और उस मूवमेंट, उस अभियान के खिलाफ एक छोटा ही अभियान सही लेकिन प्रभावशाली अभियान शुरू कर दिया है। हम ये मानते हैं कि पॉलिटिक्स का, इंडियन पॉलिटिक्स का सीमा से बाहर जाकर के एक तरफा जो हो रहा था उसका जवाब राहुल गांधी लेकर सामने आए हैं। इसको गलत अगर बोलेंगे तो गलत, जहां से शुरू हुई है वहां भी गलत है, तो उसका जवाब ये दिया गया है। अगर बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें वैसे तो नहीं, तो माना जाता है कि भारत की सियासत भारत के भीतर होनी चाहिए, यहाँ की बातें बाहर नहीं होनी चाहिए, होता है। लेकिन अब सियासत जब जिस तरीके से बदल रही है, विपक्ष के पास अब कोई चारा नहीं है कि अब्रॉड में भी बात बोले, दुनिया में भी बोले, और जो एक चेहरा जो है, विकृत चेहरा है जिसको चमका कर दिखाया जा रहा है, वो वास्तव में वो चेहरा नहीं है। ये चीज बदली है, जो नई बात मुझे लगती है, और इसी कारण से उसके अलग अलग प्रभाव जो है हमें दिख रहे हैं। मीडिया का दुरुपयोग सामने उसके माध्यम से दिख रहे हैं। और आप थोड़ा सा और बोलना चाहूंगा, अगर मैं आपके पास वक्त हो तो वो ये है कि राहुल गांधी जब बोल रहे हैं वहां, तो आप लगातार देखते हैं कि सारे सांसद, सारे मंत्री, सब पूरी मीडिया, पूरी बीजेपी के प्रवक्ताओं की टीम, सब लोग जो है लाइन से बाइट दे रहे हैं, झड़ियां चला रहे हैं, और सारे टीवी चैनल में वही चल रहा है। लेकिन जिन मुद्दों पर बोलना है, राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री नहीं कि राहुल गांधी के बयान के पीछे पूरी मिशनरी लग जाए, लेकिन जिन मुद्दों पर बोलना है, महिलाओं के मुद्दों पर, महिला पहलवानों के मुद्दों पर, और भी दूसरे ताजा है, उदाहरण तो ताजा मैं रख रहा हूं, लेकिन इन मुद्दों पर चुप्पी रहेगी। तो इसका मतलब जनता अब सीधे समझ रही है, और इसलिए समझ रही है कि इसके पीछे राहुल गांधी की मेहनत है। पहले यही बात समझाना मुश्किल होता था, अब ये बात समझाना आसान हो गया है। हम लोग तो पैनलिस्ट हैं, हम लोग महसूस करते हैं कि पहले बात रखना कितना मुश्किल हो रहा था, और आज अब बात रखना कितना आसान होता जा रहा है। ये जनता बता रही है, उसकी बदली हुई फिजा बता रही है। जी, देश की फिजा बदल रही है, कह रहे हैं प्रेम कुमार जी। ये बदली हुई फिजा में कम से कम इतना तो है कि कुछ बातें रखी जा रही हैं। राहुल गांधी ने क्या भारत जोड़ो यात्रा के बाद देश में बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया है। राहुल गांधी यहां से गए अमेरिका और वहां भी मोहब्बत की दुकान खोलने गए, लेकिन यहां हिंदुस्तान में बीजेपी के लोगों ने कहा कि वो विदेश जाकर के नफरत की दुकान खोल रहे हैं, और शुरुआत यहां से हुई। राहुल गांधी जब भाषण दिए, स्टार्टिंग भाषण उनका जो इंडियन डायस्पोरा को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग हमारे देश में ऐसे हैं जो सर्वज्ञानी हैं, यानी उनको सब कुछ पता है, और उनमें से एक हमारे प्रधानमंत्री जी भी हैं जिनके सामने अगर भगवान को बैठा दिया जाए तो वो ब्रह्मांड के बारे में बता देंगे। ऐसी बहुत सारी बातें, और उसमें से जो एग्जाम्पल राहुल गांधी दे रहे थे, उस एग्जाम्पल को अगर ध्यान से सुनिए तो वो तमाम बातें वहां थी जिन बातों का जिक्र प्रधानमंत्री अतीत में कर चुके हैं, पहले कर चुके हैं। उन्हीं बातों को वो कह रहे थे, चाहे वो बादलों में रडार का छिप जाना, चाहे गैस से, नाले के गैस से चाय और पकौड़े तल लेना, और पता नहीं ऐसी बहुत सारी बातें। तो ये जब बातें रख रहे हैं राहुल गांधी, और उसके बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाकर के और ऐसे अलग अलग थिंक टैंक से बात करते हैं, तो लोग हिंदुस्तान में अब पूछने लगे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री कब जाएंगे ऐसे ऐसे कैम्ब्रिज में, स्टैनफोर्ड में, हार्वर्ड में, ऐसी जगहों पे कब जाएंगे। हमने तो कभी देखा नहीं। अगर आप लोगों ने देखा हो, सुना हो तो जरूर बताइएगा। मैं भी नहीं सुना कि पिछले 9 साल में प्रधानमंत्री जी किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में जाकर के कुछ बच्चों से, हालांकि यहां हमारे देश में प्रधानमंत्री से कुछ बच्चों ने पूछा था जलवायु परिवर्तन को लेकर के, तो जलवायु परिवर्तन नहीं होता है, हमारे सोचने का तरीका बदल गया है, ये बोलते हुए प्रधानमंत्री सुने गए थे। आप लोगों को याद होगा वो भी वीडियो काफी, और ये अभी परीक्षा पे चर्चा कर रहे थे और छात्रों ने पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि सोचने का तरीका, हमारी उम्र बदलती है ना, हमारी उम्र बढ़ती है तो उस हिसाब से हमारे सोचने का तरीका बदल जाता है। जयशंकर जी, क्या हमारी आपकी उम्र बदल रही तो हमारे सोचने का तरीका और देखने का तरीका भी बदल जाता है? क्या हम सुबह को शाम कहने लगते हैं और शाम को भरी दोपहरी कहने लगते हैं, ऐसा कहने लगते हैं क्या? खैर, लाइट मोड में, लेकिन एक सवाल बहुत गंभीर है ये, जयशंकर जी आपके पास ही आना चाहूंगा। और दूसरी बात सीधा कि राहुल गांधी जो कुछ कर रहे हैं, चाहे वो कैम्ब्रिज में, चाहे वो लंदन में, चाहे अब अमेरिका के अलग अलग शहरों में जो बातें हो रही हैं,
जो पैगाम वहां से हिंदुस्तान को दे रहे हैं। भले मीडिया का एक तबका जिस भी ढंग से उसको यहां नैरेट करने की कोशिश करे, लेकिन एक नैरेटिव वो भी राहुल गांधी भी वहां जो सेट कर रहे हैं, जिसमें कह रहे हैं कि 2024 का चुनाव मोदी जी के लिए, बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा और विपक्षी एकता जो है वो मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। कल भी शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता और सांसद संजय राउत आकर बयान दे रहे थे और आज भी उन्होंने बयान दिया है राहुल गांधी के पक्ष में। किस रूप में देखा जाए, क्योंकि यहां संजय राउत बयान दे रहे हैं, अगर नहीं सुने हो तो चलिए एक बार इसको चला लेते हैं, इसको सुन लेते हैं। संजय राउत का ये आज का बयान है जिसमें सीधा विपक्षी एकता की बात वहां राहुल गांधी ने की और यहां पर क्या कुछ इनसे सवाल पूछा गया तो क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है और देखा जाए तो दूसरे नंबर पे है सांसदों के, यानी उस पे 80 सीटें उत्तर प्रदेश में, 48 सीटें महाराष्ट्र में, और यहां सब कुछ दांव पे लगा हुआ है बीजेपी का। तो जरा सुन लेते हैं इनको और उसके बाद सीधा आते हैं जयशंकर जी। इन्हीं सवालों के साथ सीधे आपके पास आ जाऊंगा जवाब के लिए। सवाल यही कि क्या राहुल वहां नैरेटिव सेट कर रहे हैं, राहुल की बातों से हिंदुस्तान में नैरेटिव सेट हो रही है, या राहुल गांधी यहां से नैरेटिव सेट करके चले गए हैं और वहां भारत जोड़ो यात्रा के बाद, जैसे सलीम रिजवी साहब कह रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद वहां एक अलग माहौल दिखाई दे रहा है, खासकर राहुल गांधी को लेकर के। पहले सुनते हैं इनको, सुनिए। राहुल गांधी ने कहा पूरा विपक्ष एकजुट है और 24 में मोदी को हराएंगे। राहुल गांधी ने जो कहा है ना उससे सहमत। राहुल गांधी ने ये बात देश में भी कही है और विदेश में भी जाकर ही बात कही। पूरा विपक्ष एकजुट है, वज्रमुठ, और 24 में हम आज जो केंद्र की सरकार है उनको हराएंगे। ये हमारा विश्वास और आत्मविश्वास दोनों भी। विपक्ष को बांधे रखने के लिए गिव एंड टेक करना होगा, इसके लिए हम तैयार है, ऐसा राहुल गांधी ने कहा है। राहुल गांधी की ये बात बहुत समझदारी की बात है और बड़े नेता इस प्रकार से बात करते हैं। हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे जाएं। जी जयशंकर जी। राजीव जी, देखिए हम लोग पहले की बहुत सारी चर्चाओं में इस बात को कह चुके हैं हम कि राहुल गांधी सच बोलते हैं, सच के साथ खड़े रहते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनको या उनकी बातों को देखने और समझने का नजरिया बदलता रहा है। अब आज देखिए, अगर जो जाकर के अमेरिका में जो बातें उन्होंने कही है, बहुत सारी बातें हैं जो सवाल और जवाब में हैं। पत्रकारों ने, दुनिया भर के पत्रकारों ने सवाल किए, उसके जवाब में राहुल गांधी ने बहुत सारी बातें कही हैं और कुछ जगहों पर उन्होंने भाषण किया है। अब जैसे हमारे कोई मित्र कर रहे हैं या और सोशल मीडिया पर या भाजपा के नेता कर रहे हैं कि साहब देश के अंदर की बातें जाके विदेश में कहना तो गद्दारी है, देशद्रोह है। परंपरागत राजनीति के हिसाब से अगर देखा जाए तो वाकई ये गलत है। देश के अंदर की बातों को विदेश में नहीं कहना चाहिए। लेकिन इसकी शुरुआत किसने की है? और वैसे भी आज तो ग्लोबल विलेज हो गया, पूरा दुनिया पूरी जो है गांव में बदल गई है। इंटरनेट के जमाने में आप दिल्ली में जो लिखेंगे, बोलेंगे या कहीं पत्रकारों के सवाल के जवाब दे लो, अमेरिका के राइटर की न्यूज एजेंसी कवर करेगी और अखबार दुनिया के छापेंगे। इसलिए अब तो ऐसा कोई बंधन तो रहने गया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर राहुल गांधी अमेरिका में जाकर के ये जो बातें बोल रहे हैं उसके लिए अगर वो देशद्रोही हैं, तो सबसे बड़ा देशद्रोही या सबसे बड़े महादेशद्रोही तो नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री की हैसियत से, मैं आपको कुछ बता रहा हूं, अभी मैं थोड़ी देर पहले ही नोट कर रहा था कि प्रधानमंत्री की हैसियत से सियोल में उन्होंने जाके क्या कहा, दक्षिण कोरिया की राजधानी में सियोल में क्या कहा। पता नहीं पिछले जन्म में कौन सा पाप किया था कि हिंदुस्तान में पैदा हो गए। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग हैं? चलो छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। ये कोई देश का नागरिक नहीं कह रहा है, देश का प्रधानमंत्री कह रहा है। और सुनिए साहब, ओमान में गए नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के हैसियत से, उन्होंने क्या कहा? पहले गांव में खंभे लग जाते थे लेकिन तार नहीं खींचते थे, और जब तार खींच भी जाते थे तो बिजली नहीं आती थी, लोग कपड़े सुखाते थे। ये बात उन्होंने जाके कही। ऑस्ट्रेलिया में जाके कहा कि पहली की सरकारों को कानून बनाने में मजा आता था, मुझे कानून खत्म करने में मजा आता है।
क्या कह रहे हैं? देश का प्रधानमंत्री जाके बोल रहा है। बर्लिन में जाके कहा उन्होंने, जर्मनी में। वो कौन सा पंजा था जो 85 पैसे खा जाता था, घिस लेता था? ये प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री कह रहा है। तो देश के अंदर की बातें, देश के जो पिछली सरकारें रही हैं, बिना तथ्य को जाने समझे जिस तरह से वो बोलते हैं, वो तो बोलते ही हैं। वो जाकर के दुनिया के देशों में जाके कहना, इससे बड़ा महाद्रोह या महादेशद्रोह तो अब कुछ हो ही नहीं सकता है। तो कायदे से तो भाजपा के नेताओं से को कहना चाहिए, अगर उनमें जरा सा भी आत्मबल है, जो है नहीं उनके अंदर, रीढ़ की हड्डी है, तो रीढ़ की हड्डी दिखाते हुए कहना चाहिए, प्रधानमंत्री जी, हम राहुल गांधी की आलोचना कैसे करें? आपने जा जाकर के जो कुकर्म किए हैं, जो भाषण किए हैं दुनिया भर में, उसके लिए पहले आपको माफी मांगना चाहिए, आपको पहले पदत्याग करना चाहिए। लेकिन है, वो विश्वगुरु हो गए हैं साहब, और राहुल गांधी पप्पू हो गए हैं, देशद्रोही हो गए हैं। अब आज की तारीख पे आप देखिए अभी क्या हुआ है। मध्य प्रदेश में महाकाल का जो कॉरिडोर है, उसमें जो कॉरिडोर में मूर्तियां बनाई गई हैं, एक मामूली सा अंधड़ आया, उसके अंधड़ के थपेड़ों को ये मूर्तियां झेल नहीं पाई, सब टुकड़े टुकड़े में खड़ी हो गई। और जो नेपाल के प्रधानमंत्री अभी वहां जा रहे थे देखने के लिए, तो आनंद फानंद में उसको फिर से बना रहा है। जबकि सनातन धर्म में जो कहा जाता है कि एक बार मंदिर अगर मूर्ति खंडित हो जाती है तो उसको विसर्जित कर दिया जाता है, लेकिन उन्हीं मूर्तियों को कर दिया। अब लोग कह रहे हैं कि कर्नाटका की सरकार तो 40% की थी, ये तो 80% की सरकार है। मामाजी की सरकार जो है 80% की है। तो कौन सा फूल है जिसकी शाखाओं ने महाकाल कॉरिडोर के पैसे को हड़प कर लिया, सोख लिया? कौन सा फूल है? ये बताना चाहिए भाजपा के लोगों को। तो ये सारी चीजें तो है। अब मतलब एक तो मूर्खता की पराकाष्ठा है। अब मैं सुन रहा था, कहीं देख रहा था कि साहब वो राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग को सेकुलर पार्टी कह दिया। अरे भाई, थोड़ा बहुत तो पढ़ाई लिखाई किया करो। वो जो राहुल गांधी कर रहे हो, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की बात कर रहे हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग चुनाव लड़ती है, साझा सरकारों में रहती है, उसको भारतीय संविधान में आस्था है। अगर वो सांप्रदायिक है तो उसको बैन कर दो, लेकिन बैन तो नहीं किया कभी आपने। भारतीय जनता पार्टी हिंदू राष्ट्र की बात करती है, लेकिन हमने कभी नहीं सुना कि मुस्लिम लीग मुस्लिम राष्ट्र की बात करती है। ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना। तो सांप्रदायिक आप हो, सांप्रदायिकता की राजनीति आप करते हो, और तोहमत लगाते हो कि राहुल गांधी मुस्लिम लीग को सेकुलर होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। भाई, मुस्लिम लीग जिसकी बात आप कह रहे हैं, हो सकता है कि जिना की मुस्लिम लीग रही होगी, पाकिस्तान की मुस्लिम लीग रही होगी, वो इस्लाम के आधार पर देश बनाने की बात करती रही थी उस समय। लेकिन उस मुस्लिम लीग के साथ तो तुमने सरकार साझा किया था। जो आपके पितामह है, जो आपके पुरखे हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष थे, उन्होंने उस मुस्लिम लीग के साथ सरकार साझा किया था। फजलुल हक जब उसके प्रधानमंत्री थे, उसमें वित्त मंत्री थे हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जनसंघ के नेता थे। कैसे बोल देते हो भाई? पढ़ाई लिखाई करो, आईटी सेल के लोगों कुछ भी फैला। लेकिन फर्क ये पड़ा है राजू जी कि अब थोड़ा लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। अब जो आईटी सेल रोज सुबह सुबह जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए हजारों लाखों की संख्या में मैसेजेस के जरिए फर्जीवाड़ा फैलाने का काम करती थी, अब लोग सजग होने लगे हैं, अब समझने लगे हैं। कर्नाटका इसका जीता जागता नमूना है। और जिस ढंग से विपक्ष की एकता की बातें हो रही हैं, जाहिर सी बात है 12 जून को हमसे आज कोई बता रहा था कि साथ वो राहुल गांधी भी जा रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी जा रहे हैं, नीतीश कुमार ने जो वहां बैठक बुलाई है, तो सारे दल मिल करके एक रणनीति तो बना रहे हैं। और ये बात जरूर है कि ये रणनीति अमेरिका में नहीं बन रही है, 2024 की रणनीति भारत में ही बन रही है। भारत के विपक्षी दल आपस में तय कर रहे हैं कि कैसे फासिस्ट, सांप्रदायिक और मनुवादी सरकार को अपदस्थ किया जाए, बाहर किया जाए। संविधान विरोधी जो सरकार है, अल्पसंख्यक विरोधी सरकार जो है, ओबीसी और दलित विरोधी सरकार है, जो आदिवासी विरोधी जो सरकार है, उस सरकार से कैसे छुटकारा पाया जाए, इसकी रणनीति भारत में ही बन रही है। पटना में बनेगी, उसके आगे भी और बनेगा, क्योंकि अभी 2024 थोड़ा दूर है। तो इसलिए ऐसा नहीं है, अपराजय की बात नहीं है। अब वो स्थिति नहीं रह गई है कि साहब हम अपराजय हैं, हमको कौन चुनौती दे सकता है। खलबली तो उनके अंदर मची हुई है। लोग बौखलाहट में है, सोच रहे हैं। आरएसएस के अंदर के खाने की जो खबरें आ रही है, वो बता रही है कि आप अगर आज के हालत में, जैसे आप बता रहे थे कि जो सकाल का जो सर्वे आया है, उससे मिलते जुलते सर्वे जो है आरएसएस वाले भी, चूंकि हर 6 महीने 3 महीने में कुछ न कुछ पॉलिटिकल सर्वे कराते रहते हैं, नब्ज टटोलते रहते हैं, तो उनके यहाँ आ रहा है कि अगर
इसी तरह की व्यवस्था रही तो भारतीय जनता पार्टी 200 से आगे का आंकड़ा नहीं पार कर सकती है 2024 में। ये बात एक तथ्य है। अब लेकिन ये तो आरएसएस का सोच है, आम जनता का सोच जिस ढंग से परिलक्षित हो रहा है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि हो सकता है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान हारने के बाद हालत और खराब हो जाए। और दूसरी बात यह है, आपने जैसे कहा ना कि भाई क्या नरेंद्र मोदी जी जाएंगे वाशिंगटन में नेशनल प्रेस क्लब के सामने बात करेंगे? अरे उनकी हिम्मत तो इतना नहीं हो पाती है कि दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आकर के बात कर ले पत्रकारों से। वो प्रायोजित सवाल चाहते हैं जिसका जवाब टेलीप्रॉम्प्टर पे लिखा हुआ हो, वो पढ़ करके दे दें। वो प्रायोजित इंटरव्यू, 1-to-1 इंटरव्यू भी जो दिया उन्होंने, वो भी अपने लोगों के प्रायोजित सवाल लेकर के दिया। आप आम खाते हैं, चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं, इस तरह के सवाल पूछे गए थे। तो उसके आदि नहीं है। 9 साल में उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कभी दुनिया के देशों में भी जाकर के, कहीं भी दुनिया के किसी देश में जाकर के पत्रकारों से मुखातिब हो गए। स्पॉन्टेनियस अगर सवाल उन्होंने ले लिया हो, आज तक तो हम लोगों ने कभी सुना नहीं है। क्योंकि उसके लिए थोड़ी तैयारी तो जरूरी होती है, पढ़ाई लिखाई भी जरूरी होती है, जो यहाँ है नहीं। इसलिए 2024 बहुत कठिन होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। राहुल गांधी ने सही कहा, संजय राउत भी सही कह रहे हैं। मुझे लगता है कि हालत ज्यादा खराब होने वाली है अगर ये रहा तो, क्योंकि महंगाई पे आप रोक लगा नहीं सकते हैं, बेरोजगारी पे आप लगाम लगा नहीं सकते हैं, भ्रष्टाचार पे रोक लगा नहीं सकते हैं। जिस ढंग का महाकाल का आया, महाकाल लोगों को माफ नहीं करते हैं, बताते हैं लोग। अब हम तो कभी, हमारी उस ढंग से धार्मिक आस्था नहीं रही है, हालांकि हम जाते हैं, हम गए भी थे पिछले दिनों, तो हमको भी लगा था बड़ा अच्छा बनाया यार, ये तो कॉरिडोर बड़ी अच्छी अच्छी बोलती हुई मूर्तियां हैं, तस्वीरें हैं। लेकिन उन मूर्तियों और तस्वीरों का खोखलापन जो है वो अभी 4 दिन पहले उजागर हो गया। तो जो जिस ढंग का भ्रष्टाचार ओपन हो रहा है, उसको महाकाल भी माफ नहीं करेंगे। जनता तो खैर क्या करेगी ये देखेंगे हम 2023 में ही, जब विधानसभाओं के चुनाव होंगे राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के। जी राजीव जी। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम 5 राज्यों में चुनाव हैं अभी आने वाले समय में 5 महीने बाद। और उससे पहले एक चुनाव कर्नाटक का बीजेपी हार चुकी है। और 3 राज्य बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का सूरत हाल बता रहे थे अभी जयशंकर गुप्ता जी, और साथ साथ राहुल गांधी और बनाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब चर्चा होती है तो राहुल गांधी बहुत आगे निकलते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि वो हर सवाल का जवाब देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पॉन्सर्ड सवाल का जवाब देते हैं। दोनों में फर्क इतना ही है, आम चूस के खाया जाता है या काट के खाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र। ये सवाल, ऐसे ही सवाल उनके सामने आते भी हैं। और देश दुनिया ने देखा, देश के सबसे बड़े पत्रकार एक उसी बीच पैदा हुए थे, जो फिल्मकार भी हैं और हमारे हिंदुस्तान के नागरिक नहीं हैं। खैर, आना चाहता हूं और स्वागत करता हूं हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ में, और साथ में जुड़े हुए हैं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, और इधर स्टूडियो में जुड़े हुए हैं शकील अख्तर जी, और उधर न्यूयॉर्क से सीधे हमारे साथ रिजवी साहब जुड़े हुए हैं, जिनसे हम वहां की तमाम गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं, जिनके जरिए नजर रखे हुए हैं, उन तक भी आएंगे। लेकिन प्रशांत टंडन जी, पहले आपके पास आता हूं, फिर डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। प्रशांत जी, बहुत सारी बातें, और इन बातों में राहुल गांधी जो कुछ कर रहे हैं, उनके पल पल की रिपोर्ट भी यहां पहुंच रही है, और उन पर लगातार यहां पर पलटवार भी जारी है बीजेपी के प्रवक्ताओं के जरिए। लेकिन 2024 के नैरेटिव को देखा जाए, जिसकी बात यहां पर आज राहुल गांधी ने की है, जरा उस बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं, जिस पर अभी हमारे साथी जयशंकर गुप्ता जी भी अपनी बात रख रहे थे, उनसे पहले प्रेम कुमार जी ने भी अपनी बात रखी है, शकील अख्तर जी ने भी रखी है अपनी बात। क्या 2024 और जिसके बारे में जिस ढंग से राहुल गांधी ने प्रेस क्लब में अपनी बात रखी कि अंडर करंट है और रिजल्ट कुछ और बताएगा, कितना दम देखा जाए इसमें? देखिए, उसके लिए राजीव जी 2024 की चर्चा करने के पहले चलते 2014, और 2014 में क्या हो रहा था वहां से शुरू करते हैं। बहुत कम समय में बताऊंगा। 2014 में मोदी साहब को अमेरिका का वीजा नहीं था, ना यूरोप का वीजा था, ना इंग्लैंड का वीजा था। बड़ी एक कंपनी इंगेज की गई जिन्होंने मोदी साहब की उन देशों में विदेश यात्राएं कराई जिन देशों में उनके वीजा लग सकते थे, और बड़े पैमाने पर कुछ लोग अमेरिका में या यूरोप में लगाए गए मोदी साहब की लॉबिंग करने के लिए। और उसके बाद आप देखिए कि जब मोदी साहब चुन कर आते हैं
तो पहले सत्र में वो लगातार यूरोप जा रहे हैं और झप्पियां दे रहे हैं हेड ऑफ स्टेट्स को, और वो वहां की कंपनियों को, वहां के लोगों को यहाँ पे बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। बेसिकली हो क्या रहा था कि वो अडानी जी के लिए बिजनेस वहां पे तलाश रहे थे। अब आते हैं 2024 में। 2024 में राजीव जी, वेस्टर्न वर्ल्ड ने मोदी जी पे भरोसा किया, तो और भारत क्योंकि एक क्षेत्रीय महाशक्ति है, वेस्ट को जरूरत है, और वेस्ट की दो जरूरतें इस वक्त हैं। एक जरूरत है चाइना को कंटेन करने के लिए, और दूसरी जरूरत जो अभी पिछले साल से आ गई वो यूक्रेन का मामला। चाइना को कंटेन करने के लिए पूरा इन्वेस्टमेंट वेस्टर्न वर्ल्ड ने किया, जिसकी अगुवाई अमेरिका करता है। अमेरिका जो कहता है यूरोप मानता है, इंग्लैंड मानता है। मोदी साहब ने वो डिलीवर नहीं किया। G20 की यहां पे दो मंत्रियों की बैठक हुई, और दोनों में चाइना के दबाव में वॉर शब्द नहीं जुड़ पाया, ज्वाइंट कम्युनिके इशू नहीं हो पाया। चाइना को कंटेन करने के लिए बहुत सारी जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे मोदी साहब की मदद चाहिए थी वो नहीं आई। अभी क्वाड की मीटिंग कैंसिल हो गई क्योंकि अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं आ पाया। तो क्वाड एक रास्ता है, और दूसरा रास्ता जो है वो ट्रेड एंड कॉमर्स का है। तीसरा रास्ता जो है वो चाइना को इंटरनेशनली कंटेन करने का है, चाहे साउथ चाइना सी में या और जगह पे। स्ट्रेटेजिकली मोदी साहब ने ये पूरे इंडिकेशन दिया है कि वो चाइना के खिलाफ नहीं जा सकते। उनके 18 एंगेजमेंट हुए हैं जी जिनपिंग से। 9 बार तो वो जा चुके हैं, 8 या 9 बार, बतौर चीफ मिनिस्टर और बतौर प्राइम मिनिस्टर। तो और चाइना, अमेरिका के हित की तो बात अलग है, या वेस्टर्न वर्ल्ड के। आपकी जमीन पे चाइना आ गया और आप उसको ना डिप्लोमेटिकली और ना मिलिट्री आप उसको काउंटर कर पा रहे हो। अब आप ध्यान दीजिए, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने चाइना के बारे में क्या पूछा और सवाल क्या है। बहुत फर्म स्टैंड चाइना के बारे में राहुल गांधी ने 2 लेवल पे दिया है। एक, चाइना को डिप्लोमेटिकली कंटेन करने के लिए, जिसमें भारत में जो चाइनीज अग्रेशन हुआ है उसका भी काउंटर का भी उन्होंने इंडिकेशन दिया। दूसरा, चाइना की अर्थव्यवस्था के बदले उसके जवाब में भारत की मैन्युफैक्चरिंग हब को क्रिएट करने का ऑल्टरनेटिव प्लान। ये लंबी बात है, कल सुबह नहीं हो जाएगा, सरकार बनने के 1 हफ्ते के बाद नहीं होगा, लेकिन एक ये विजन है। मुझे लगता है कि ये वेस्टर्न वर्ल्ड इन 2 कमिटमेंट को राहुल गांधी के बहुत गंभीरता से लेगा, और चाइना के मामले पर आज की तारीख में वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए ज्यादा भरोसेमंद कोई साबित होगा तो राहुल गांधी होंगे, मोदी साहब नहीं होंगे। मोदी साहब के ऊपर वेस्टर्न वर्ल्ड ने आंख बंद करके भरोसा किया, वो न अपने देश के लिए डिलीवर कर पाए और न ग्लोबल इंटरेस्ट के लिए डिलीवर कर पाए। ग्लोबल इंटरेस्ट इस बात में है कि चाइना के जवाब में एशिया में कोई एक महाशक्ति खड़ी हो। तो मुझे लगता है कि यहां से जो 2024 का प्लान आप कह रहे हैं, 2024 के प्लान में वेस्टर्न वर्ल्ड का इंटरेस्ट क्या है चाइना को कंटेन करने के लिए, उसमें नरेंद्र मोदी पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये
ये जो है ये बात लंबी और दूर तक जाएगी और यहीं से शुरू होगा 2024 का राहुल गांधी का जो मार्च है वो यहां से शुरू होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। राजीव जी, तो अमेरिका और वहां पिछले 4 दिनों से राहुल गांधी हैं और यहाँ हिंदुस्तान में खलबली हलचल जो कह लें वो मची हुई है और खासकर इसलिए क्योंकि राहुल गांधी जो कुछ भी वहां कह रहे हैं उसका असर यहाँ होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा जो भी तुलना जो भी बातें होती हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तुलनात्मक रूप में यहाँ देखा जाता है और बीजेपी के प्रवक्ता जो हैं वही कर रहे हैं। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, जरा आपसे समझना चाहता हूं दीपक जी, क्या 2024 का नैरेटिव और उसमें भी राहुल गांधी जो बातें रख रहे हैं कर रहे हैं, चाहे वो चीन का मसला हो और बहुत शानदार ढंग से भी समझा रहे थे, बता रहे थे प्रशांत टंडन जी की कैसे वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो अब राहुल गांधी की तरफ या एक अल्टरनेटिव की तरफ देखना शुरू कर रहा है या करेगा, इसलिए क्योंकि जो डिलीवर करने की कोशिश या जिस उम्मीद से वेस्टर्न वर्ल्ड देख रहा था हिंदुस्तान की तरफ, वो उम्मीद पूरी नहीं कर पाए या उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगर ऐसा माना जाए तो क्या 2024 एक परिवर्तन का साल होगा? उस नजरिए से इस डिबेट को आगे बढ़ाया जाए, इस चर्चा को आगे बढ़ाया जाए। देखिए राजीव जी, अगर सामान्य तौर पर हम ये सोचें कि क्या भारत की राजनीति में अमेरिका क्या सीधे दखल देकर किसी तरीके से राहुल गांधी का मास्टर प्लान जो है उसको कोई सपोर्ट करेगा, तो ऐसा होता नहीं है। अमेरिका जो खेलता है हम सब जानते हैं कि उसका अप्रत्यक्ष रूप से दुनिया भर के सारे देशों की राजनीति में एक दखल तो रहता ही रहता है। अगर हम आजादी के पहले की बात करें तो भारत की जो राजनीति है उसका जो इंटरेस्ट था वो यूरोपियन देशों में जरूर था, लेकिन आजादी के बाद जब अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध के बाद महाशक्ति बन गया और एक तरह से वर्ल्ड लीडर बन गया, तो उसने हम सब जानते हैं कि सारी दुनिया के राजनीति में उसने दखल देना भी शुरू कर दिया, चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो, लेकिन उसका इंटरेस्ट सब उसका हमेशा बना रहता है। और भारत जैसे देश में क्यों नहीं बना रहेगा, ये बात तो है ही, क्योंकि अमेरिका की असली ताकत तो यही है कि उसका दखल जो है हर देशों में दुनिया के पूरे ग्लोब के सभी कोनों तक फैला हुआ है, ये बात साबित है। अगर आप पिछले और बहुत सारी सरकारों की हम बात करें, खासकर अगर हम आपातकाल से अगर शुरू करें या नेहरू से ही शुरू कर लीजिए चलिए, तो क्या नेहरू को अटैक करने उसको अपने खेमे में लाने के लिए अमेरिका ने सारे प्रयास नहीं कर लिए, डराया भी, हर तरीके की कोशिश की। हालांकि ये तो नेहरू की चालाकी भी थी, नेहरू का कूटनय था कि वे ना अमेरिकन खेमे में गए ना रशियन खेमे में गए, और अब उन्होंने अपना इन दोनों से बड़ा गुट बना लिया, लगभग 150 देशों का गुटनिरपेक्ष देश का एक सबसे बड़ा गुट बना लिया, जिसकी ताकत को हमारे आज तक लोग नहीं समझ सके कि भाई सबसे बड़ा गुट तो भारत के पास था, जिसको अगर ठीक से गुटनिरपेक्ष नीति को लागू करते तो भारत से बड़ा ताकतवर देश, ताकतवर लीडर कौन हो सकता दुनिया में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नेहरू के बाद उसको वैसा जबरदस्त ढंग से आगे बढ़ाने वाला नहीं रहा। दूसरी बात यह भी थी कि मार्शल टीटो और अब्दुल गमाल नासिर जैसी जो टिकड़ी थी वो भी खत्म हो गई। लेकिन ये बात है कि अमेरिका का इंटरेस्ट उसके बाद बना रहा। अब आप देखिए ये केवल राजनीति में नहीं रहा है, यहाँ तक कि आध्यात्मिक और धार्मिक मामलों में भी हमारे बहुत बड़े जो धर्मगुरु रहे हैं, चाहे वो जदू कृष्णमूर्ति हो, चाहे वो इस्कॉन हो, चाहे वो ओशो हो, इनको भी कहाँ जाकर शरण मिलती थी, इनको भी अमेरिका में शरण मिलती थी। सबसे ज्यादा टेम्पल्स इस्कॉन के अगर कहीं है वो भी अमेरिका में थे, बड़े भव्य टेम्पल्स वहां पर है। उसके बाद आप इसको देखिए ओशो तो अमेरिका ही जाकर बस गए थे। तो इस तरीके से भारत का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है, मानव व्यवहार का ऐसा कोई भी मामला नहीं, चाहे यहाँ की टेक्नोलॉजी हो, चाहे यहाँ की इंडस्ट्री हो, चाहे यहाँ का व्यवसाय हो, अमेरिका का इंटरेस्ट भारत के साथ बना हुआ है, ये बात हम सब जानते हैं। आपातकाल के दौरान बहुत सारे यहाँ से लोग गए, उन्होंने भारत में किस तरीके से मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, लोकतंत्र को खत्म कर दिया गया है, इसका प्रचार किया गया, वो भी अमेरिका में जाके किया गया। 1991 में आई जो अर्थनीति थी भारत की, नई आर्थिक नीति थी, वो तो सारी की सारी जो है वो अमेरिका से प्रभावित थी, इसको हम आज तक मानते हैं। ये अलग बात है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे व्यक्ति ने सीधे सीधे अमेरिका का वैसा असर हमारे इकोनॉमिक्स पे नहीं होने दिया, वो एक अलग बात है। लेकिन 1991 की जो नई जो इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो तो अमेरिका से ही शुरू हुआ और सारी दुनिया में फैला है। इस तरीके से भारत में जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है
उस पॉलिटिकल पार्टी को अर्थतः अपनी चीजों को ले जाकर अमेरिका में किसी न किसी तरीके से प्रोपेगेट करना ही पड़ता है। उसका ये नहीं कि कोई एंडोर्समेंट करने जा रहे हैं या उसकी कोई स्वीकृति लेने जा रहे हैं। दूसरी बात, अगर राहुल वहां पे बात कर रहे हैं तो आप उसमें देखिए 90% तो इंडियन ऑडियंस ही है। वर्ल्ड मीडिया है वहां पर वो है ही, और केवल भारत के लोग नहीं जाते, दुनिया के जितने भी लोग हैं, इस तमाम एशियाई देश है, यहाँ तक कि पाकिस्तान के लीडर्स भी जाते हैं और वहां पर जाकर प्रेस को एड्रेस करते हैं। थर्ड वर्ल्ड के सारे लोग आते हैं, विकसित देशों के लोग आते हैं। तो अमेरिका एक तरह से वर्ल्ड प्लेटफॉर्म भी है, उस प्लेटफॉर्म पे जाकर आप बात करते हैं। असली बात यह है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी इसलिए बौखलाई हुई है राहुल गांधी से कि राहुल गांधी एक ऐसे मंच पर जाकर बोल रहे हैं कि जिसके सामने जवाब देना आज नहीं तो कल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी और मोदी को भी देना ही पड़ेगा। ये बात है कि आप हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, कोई बात नहीं, अगर आप किसी के साथ ज्वाइंट कम्युनिकेशन जारी नहीं करते तो भी कोई बात नहीं, लेकिन वहां की प्रेस तो इन चीजों को उठाएगी कि राहुल गांधी क्या कह के गए और मोदी ने किन बातों का जवाब नहीं दिया। वहां के प्रेस को तो आप नहीं दबा सकते, वहां कोई गोदी मीडिया तो आपका है ही नहीं। ये असली डर ये है कि राहुल गांधी वहां पर जाकर जो वातावरण तैयार करेंगे वो वातावरण सारे दुनिया भर में जाएगा, मैसेज जाएगा, और खास अमेरिका की जो सरकार है वो ध्यान से देखेगी कि वह कौन से लोग हो सकते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट भी बना रहेगा, और आने वाले समय में अमेरिका के जो हित है, अमेरिका का जो बिजनेस है, उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो किस तरीके से, और उसका जो जिसका उल्लेख प्रशांत जी ने भी किया, बाकी लोगों ने भी किया कि किस तरीके से इस यहाँ पर एक महाशक्ति की जरूरत भारत अमेरिका को है, तो वो भारत हो सकता है। इसलिए एक तरह से जो मास्टर प्लान जो है उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो अमेरिका में रचा जा रहा है। अगर वहां पर इसको एप्रिशिएट किया जाता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि इसको कोई एंडोर्स किया जाएगा या अप्रूव किया जाएगा, अमेरिका ऐसा करता भी नहीं है, और ऐसा करेगा भी तो उसको कोई बता के नहीं करेगा, लेकिन एक तरह से अगर वहां अमेरिका से लौट कर आते हैं राहुल गांधी और कहीं मजबूत होकर लौटते हैं, तो ये जानिए कि उस शक्ति का असर उस वहां से जो बहेगी बयार, वो बयार जो है यहाँ पर भी परिवर्तन ला सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को बड़ा डर है। तो हम कह सकते हैं कि 2024 के प्लान का एक सिरा जो है वो अमेरिका में जाकर खुलता है, और वो सिरा जो है फिलहाल राहुल गांधी और कांग्रेस के पक्ष में खुल रहा है, क्योंकि वो एक ओपन सोसाइटी है अमेरिका की, वहां का प्रेस ओपन होकर बात करना चाहता है, जो राहुल गांधी कर रहे हैं। और जो पॉलिसी मोदी ने कर रखी है कि मुझे प्रेस से बात नहीं करना है, ये उनको बहुत भारी पड़ सकता है। भारत में आप चला सकते हैं अपनी इस नीति को, अपने इस व्यवहार को कि हम मीडिया से बात नहीं करेंगे, लेकिन अमेरिका में जाकर प्रेस से बात न करना मोदी को बहुत भारी पड़ सकता है। और ऐसा लगता है कि कांग्रेस और राहुल गांधी एक बड़ी शक्ति लेकर अमेरिका से आएंगे, जिसका असर प्लान नहीं वहां रचा जाएगा, लेकिन उस प्लान का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो निश्चित रूप से भारत में आके खुलेगा, और राहुल गांधी अधिक ताकतवर होकर सामने आएंगे। राजीव जी, ऐसा मेरा विश्वास है। जी बिल्कुल बिल्कुल, राहुल गांधी की ताकत और कैसे उनकी ताकत बढ़ रही है, कैसे 2024 का नैरेटिव सेट हो रहा है, और उन सब के बीच यहाँ हिंदुस्तान में बीजेपी कैसे डिफेंसिव मोड में नजर आ रही है। 2014 और 2024 में क्या अंतर होने जा रहा है, बीच में 2019 भी था, क्या फर्क है, यही सब हम यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ साथ राहुल गांधी की ये जो यात्रा है अमेरिका की, वो यात्रा इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आना चाहता हूं अमलिंदु उपाध्याय जी, किस नजरिए से आप देखते हैं, क्यों इतना महत्वपूर्ण है अमेरिका की यात्रा राहुल गांधी की? राजीव जी, मेरी समझ से 2-3 कारण हैं इस यात्रा के बहुत महत्वपूर्ण होने के। जो सबसे बड़ा कारण है वो तो ये है कि चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब जाना है अमेरिका, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जो है बहुत भारी दबाव जो है वो पैदा हो गया कि अब उनको साबित करना है कि वो राहुल गांधी से ज्यादा लोकप्रिय नेता है अमेरिका में। अब ये दबाव उनके ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो पड़ गया है। अब इसके लिए भारतीय जनता पार्टी क्या इंतजाम करती है, वहां उनकी जो ओवरसीज इकाई है वो वहां क्या इंतजाम करती है। अब पाकिस्तान से लाए जाते हैं लोग कि अफगानिस्तान से लाए जाते हैं वहां मोदी के नारे लगाने के लिए। अब ये देखना होगा कि वहां आते कहां से हैं लोग। तो अब मुझे लगता है कि वहां जो लोग हैं, जो कांग्रेस का सब इंतजाम देख रहे हैं, वो ध्यान रखें कि जब आप मोदी के नारे लगे तो ये भी निशानदेही की जाए कि ये नारे लगाने वाले लोग किस देश के हैं, इस पर थोड़ा ध्यान रखा जाए वहां। तो एक दबाव तो राजीव जी ये बढ़ गया है।
दूसरा, जिस तरीके से राहुल गांधी वहां जाके बातचीत कर रहे हैं, ये हाउडी मोदी टाइप का कोई कार्यक्रम नहीं है कि रैंप पे आए डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जी और हाथ हिलाए और हाथ हिला के चले जाए। राहुल गांधी बाकायदा वहां लोगों से सीधा सीधा संवाद कर रहे हैं, हाथ से हाथ मिला रहे हैं, साथ बैठ के चाय पी रहे हैं और सड़क पे चहलकदमी भी कर रहे हैं। यहां तक कि एयरपोर्ट पे अपना लगेज बैग जो है खुद लिए हुए आगे बढ़ रहे हैं, और जब लोग उनका इस्तकबाल करते हैं तो आगे बढ़ के अपने हाथ से जो है वो गुलदस्ता लेते हैं और उसके बाद जो है वो अपना बैग लेके फिर आगे चल देते हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरीके का कोई कर्तव्य जाएंगे जब अमेरिका तब कर सकते हैं? मुझे लगता है कि ऐसा संभव किसी हाल में नहीं है। तो ये सारे दबाव इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर होंगे वहां जाने के। पहली चीज तो राजीव जी ये है। दूसरा, जो अंतरराष्ट्रीय स्थितियां हैं, खासतौर से अमेरिका से जो है, देखिए आपको याद होगा राजीव जी की जब आम आदमी पार्टी बनी अन्ना आंदोलन के बाद, तो इसको बहुत बड़ा चंदा जो है वो अमेरिका से आया और एनआरआई जो थे तमाम दुनिया में जो थे वहां से आया, और वहां जो एनआरआई थे उन्होंने एक बड़ा कैंपेन चलाया और वहां से उनको चंदा वहां अच्छे तरीके से मिला। कांग्रेस भी मुझे लगता है कि इस समय जो है आर्थिक संकट से गुजर रही है यहाँ, और अगर एनआरआई का काफी जो है बड़ा तबका अगर कांग्रेस के साथ जुड़ता है और अगर लौटता है तो ये कांग्रेस के लिए आर्थिक तौर पर भी एक संजीवनी की तरीके से होगा। तो ये भी भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी की चीज हो सकती है। दूसरी चीजों को लगती है ये तीसरी। अब तीसरी जहां तक सवाल है कि अमेरिका क्या असर पड़ेगा, मुझे लगता है कि ये यात्रा जो है वो शायद अमेरिका को प्रभावित करने के लिए नहीं हुई है राहुल गांधी की। ये यात्रा जो अमेरिका में भारतीय है, भारतवंशी है, उसे जो है संवाद स्थापित करने के लिए हुई है, और मुझे लगता है उसमें वो काफी हद तक कामयाब रहे हैं। क्योंकि अभी तक की जो अमेरिका की राजनीति रही है राजीव जी, वो कांग्रेस के समर्थन की नहीं रही है। पिछले 70 सालों के अंदर अगर आप देखें, सिर्फ एक डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल को थोड़ा सा अगर छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा उसकी नीति जो है वो कांग्रेस के समर्थन की नहीं रही है। और आरोप तो ये लगते रहे कि राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की जो हत्याएं है उसके पीछे भी कहीं ना कहीं जो था वो CIA के हाथ है। अभी वो थे या नहीं थे वो सब पता नहीं, लेकिन ये चर्चाएं जो होती रही है। तो उस तरीके से अमेरिका जो सीधे सीधे है कोई जो समर्थन की स्थिति में, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, एक दूसरा पक्ष है निश्चित तौर पर कि इस समय वहां डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, जो बाइडेन है, और चूंकि हमारे प्रधानमंत्री वहां जाकर के रैंप पे डांस कर आए हैं अब की बार ट्रंप सरकार वाला, तो जो बाइडेन जो है वो भले ही आकर के मोदी जी की पीठ पे हाथ फेरते हो, ऑटोग्राफ लेते हो, लेकिन सबसे ज्यादा मजाक भी वो मोदी जी का ही उड़ाते हैं। तो ये भी एक चीज हो सकती है कि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने की स्थिति में कौन है, उसके साथ जो बाइडेन का प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं से खड़ा हुआ दिखाई दे अंतरराष्ट्रीय राजनीति में। मुझे लगता है कि चीन का भी इसमें एक मसला हो सकता है कि चीन का भी हो, लेकिन मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन से जो है कोई दुश्मनी लेने की स्थिति में या चीन के साथ संबंध खत्म करने की स्थिति में इसलिए नहीं है कि कोई ऐसा कोई सामरिक स्थिति हो और भारत जो है चीन से बहुत ज्यादा घिरा हुआ हो या बहुत ज्यादा डरा हुआ, ऐसा नहीं है। चूंकि जो प्रधानमंत्री के जो दोस्त कहे जाते हैं दो, उन लोगों के व्यापारिक हित जो है वो चाइना से जुड़े हुए हैं। आपको अमेरिका को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 सप्ताह बाद, 2.5 सप्ताह बाद पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी का पहुंचना क्या मायने रखता है, और वहां से एक वैश्विक परिदृश्य को अगर टटोला जाए, देखा जाए, जिसमें भारत के इर्द गिर्द वाले जो राष्ट्र हैं, देश हैं, जिसमें चीन सबसे अहम भूमिका निभाता है वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए भी और भारत में भी और भारत के लिए भी। भारत के साथ दो चीजें पैरेलली चलती हैं, दोस्ती भी दुश्मनी भी। दोस्ती इस हिसाब से कि जितनी भी दुश्मनी हो जाए, लेकिन हमारे यहां ट्रेड आज तक चीन और भारत के बीच रुका नहीं है, बढ़ता गया है। मोदी जी भले ऐप बंद करने के बातें करें, लेकिन ट्रेड बंद नहीं हुआ है, और आर्थिक स्थिति यहां की और वहां की यानी कि चीन और भारत की उससे बढ़ती है। दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, और वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ भी कमोबेश वही है। चाइना पे आज बात करते हुए राहुल गांधी भी सुने गए, कई सवालों के जवाब देते हुए नजर आए, और साथ साथ अमेरिका किस हिसाब से देख रहा है यहां राहुल गांधी को, और जो बाइडेन से जब मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको। हमारे साथ देखिए क्या एक अच्छी बात है कि सलीम रिजवी साहब जुड़े हुए हैं, और जो पल पल की रिपोर्ट और पूरे इस घटनाक्रम पर नजरें बैठाए हुए हैं। उन्होंने हाउडी मोदी को भी देखा, उन्होंने अब की बार ट्रंप सरकार का नारा भी वहां देखा, और अब राहुल गांधी वहां हैं।
जो कह रहे हैं कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे कुछ सर्वज्ञानियों की टीम है जो सब कुछ जानती है। और अब मोदी जी को आने वाले समय में मोदी मोदी के नारे भी शायद सुनेंगे फिर से। सलीम रिजवी साहब, आपसे जरा समझना चाहता हूं कि क्या कुछ बदला है 2 साल में, जब से बाइडेन साहब आए हैं। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाने वाले हैं, दोनों के बीच अमेरिका में पहली मुलाकात होगी। हालांकि हमारे देश में चर्चा बहुत होती है, कभी ओबामा को बराक कह के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करते हैं, कभी ट्रंप के साथ गलवैया करते हैं, और अब ऑटोग्राफ की खूब चर्चा हो रही है कि मोदी जी से जो बाइडेन ने ऑटोग्राफ मांगा, हमने नहीं देखा, लेकिन हाँ ये जरूर ये बातें यहां चल रही हैं। उससे पहले राहुल गांधी का पहुंचना, क्या ये रंग में भंग डालने वाली बात है या कुछ और है? क्या राहुल गांधी और उनके बाद जब मोदी जी पहुंचेंगे तो मोदी जी की तैयारियां भी हो रही होंगी इस बीच, तो मोदी जी के समर्थक और राहुल गांधी के समर्थकों के बीच भी कुछ टकराव की बातें आती हैं क्या, जो भारत में खुद देखते हैं, आपने भी देखा होगा। क्या कुछ चल रहा है जरा दोनों के समर्थकों के बीच और बाइडेन प्रशासन में, और उसके अलावा राहुल गांधी वर्सेस अगर मोदी को देखा जाए अमेरिका में? जी देखिए, ये एक बहुत अहम चीज नोट करने की है कि राहुल गांधी जाहिर है कि जैसा सब कहते रहे हैं पिछले 4 दिनों में कि एक आम आदमी की तरह वो ये दौरा कर रहे हैं। वो एमपी भी नहीं है, लेकिन जाहिर है कि वो एक पॉलिटिशियन है और फॉर्मर प्रेसिडेंट है कांग्रेस पार्टी के, और उनकी एक हैसियत है, हैसियत एक सियासतदान जो कि ऑपोजिशन के बड़े अहम इस वक्त और अहमियत बढ़ गई है। तो ये जो है बिल्कुल यहाँ जो एस्टैब्लिशमेंट है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, थिंक टैंक है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो ओपिनियन मेकर्स हैं, उनकी नजर बाकायदा इस पे है। और ये कोई महज इत्तेफाक नहीं है कि इतनी जगह पे वो बुलाए जा रहे हैं और ऐसी उनको रिस्पांस दी जा रही है। मीडिया में कवरेज इस कदर है, प्रेस क्लब के बाद जो भी चीजें उन्होंने कही हैं, तो वो सारी चीजें जाहिर है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन सब चीज देख रहा है और उनको एक ऑल्टरनेटिव जो है वो उस पर नजर रखते हैं। ये एक प्रैक्टिस है, नॉर्मल प्रैक्टिस है कि वो सिर्फ एक पार्टी है, एक साइड जो मौजूदा सरकार है उसी के साथ बस चल के ऑपोजिशन को नकार के, ऐसे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन या कोई भी अमेरिकी जो एडमिनिस्ट्रेशन रहा हो आप देखें उठा के, तो वो टच में रहते हैं, वो एक नजर रखते हैं कि भाई क्या माहौल बन रहे हैं, और वो सटीक उनकी असेसमेंट जाते हैं डिप्लोमेटिक केबल्स के थ्रू, कि जो जाहिर है कि गोदी मीडिया पे नहीं वो डिपेंड करते हैं, वो बाकायदा एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करते रहते हैं क्या हो रहा है। तो ये एक पहलू है। और जो बात की उन्होंने उसी हिसाब से बड़ी अहम है। जैसे आप रशिया की बात ले लें, राहुल साहब ने कहा कि भाई ठीक है, ये सारी बातें उन्होंने अमेरिका को जो है लुभाने वाली और गुदगुदी करने वाली पेट में नहीं कही है। वो ये कहा है कि भाई रशिया के बारे में बड़ी अच्छी पॉलिसी है मौजूदा सरकार की, हमारी भी यही तकरीबन पॉलिसी रहेगी। तो ये बड़ा नागवार गुजरता है। ये आपको बता दूं मैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में रशिया, अब चाइना के बाद जो यूक्रेन का मामला उठा है, तो रशिया के बारे में बड़ी यहाँ पर चिंता है एडमिनिस्ट्रेशन में, पॉलिसी मेकर्स में, जो थिंक टैंक है कि भाई ये भारत ने क्या रुख ले रखा है, कि पूरे सैंक्शन जो है बिल्कुल नाकाम हो रहे हैं। एस्पेक्ट गुजर गया कि अब प्राइस कैप आ गई है कि भाई $60 लिमिट होगी जो कि पर बैरल, लेकिन इस रुख में मोदी जी ने कोई बहुत खास उसमें नहीं दिखाया है। अपनी ये एक बड़ी सही उसकी तारीफ बहुत इंडियंस ने की, राहुल जी ने भी की, कि भाई ये एक फैसला है नेशनल इंटरेस्ट में, हम जो रशिया है उसके साथ हमारी एक अलग पॉलिसी है और हम उसको कायम रखेंगे, और वो बिल्कुल सही है, तकरीबन इसी तरह की हम रखेंगे। दूसरा, चीन पे जो उन्होंने कहा तो जाहिर है कि वो बिल्कुल उन्होंने साफ किया कि भाई वहां टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पे हमला हुआ है और पीएम मोदी जी नहीं मानते हैं। लेकिन अमेरिका ये चाहता है कि इंडिया को अपने खेमे में रखे किसी भी तरह चीन को कंटेन करने के लिए। तीसरी बात एक बड़ी अहम वो थी कि जो उन्हें पर्सनल एंगल से कहा था कि वो एक नारा इनका है डरो मत, जो इनकी फोटो के साथ लगा होता है। तो एक पॉइंटेड क्वेश्चन था कि भाई आपके फैमिली मेंबर्स, आपकी दादी और आपके वालिद साहब राजीव गांधी जी, तो उन लोगों को इस तरह से असैसिनेट किया गया, तो बड़े उन्होंने एक मेजर्ड तरीके से जो एक अंदाज में साहब गोई कहनी चाहिए उसको, कि कहा कि भाई इससे मुझे कोई डर नहीं लगता है, और जो इंडिया की वैल्यूज हैं, जो गांधीयन नैरेटिव है, वो हम उसके लिए खड़े होंगे, और ये सब चीजें आई डोंट केयर अबाउट दीज थ्रेट्स। तो ये एक बड़ा बहुत ही पॉइगनेंट मोमेंट मैं समझता हूं कि था, और
वो उनकी कमिटमेंट भी दिखाता है। तो ये सारी चीजें जाहिर है कि अब मोदी जी के इन सब इस तरह से उनको घेरने के मामले में मोदी जी की जो विजिट है उस पर, जैसे अमलेंदु जी ने कहा कि दबाव होगा मोदी जी पे। ये एक स्टेट विजिट है, लेकिन ये फर्स्ट स्टेट विजिट है। इससे पहले 2021 में मिले थे ये व्हाइट हाउस में बाइडेन साहब के साथ, और ये तकरीबन एक साल भर के बाद ही था कि जब उन्होंने कहा था, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, खुद बाइडेन साहब जब कैंपेनिंग कर रहे थे उन्होंने कहा था, मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसीज नुक्ताचीनी की थी, क्रिटिसाइज किया था, ह्यूमन राइट्स सिचुएशन क्रिटिसाइज किया था, लेकिन वो कैंपेनिंग के दौरान थे। जिसे कह लें बाइडेन साहब के जुमले थे वो, तो जाहिर है जब सरकार में आए तो उनको हकीकत पता चली कि भाई ऐसे हो नहीं सकता। और हम बड़े पुराने खिलाड़ी हैं, आपको ये बता दें कि बाइडेन साहब फॉरेन पॉलिसी के 35 साल तो वो सेनेट में फॉरेन रिलेशंस कमेटी के से जुड़े रहे हैं, बहुत अरसा चेयरमैन रहे हैं, तो उनको बहुत अच्छी तरह अंदाजा है, सारी डायनामिक्स वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो जाहिर है कि गवर्नमेंट में आने के बाद कुछ मजबूरियां होती हैं और वो सामने दिख रही है कि भाई उस तरह से वो क्रिटिसाइज नहीं कर पा रहे हैं अब। तो यही देखा जाएगा अब की भी विजिट में कि उनको जो भी कहना होगा वो कुछ दूसरे अंदाज में कह के वो ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन मुझे लगता है जरूर डिस्कशन में आएगी, लेकिन वो मेजर जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे फोकस रहेगा। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भारत और अमेरिका के बीच, और उसमें भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन एक साथ बैठेंगे उस समय की बात हो रही है। आना चाहता हूं, इधर स्टूडियो में हमारे साथ शकील अख्तर जी हैं। शकील अख्तर जी, अमेरिका की बात हम बहुत कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी, और अब लगातार लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 कब करते हैं, कितनी जल्दी करते हैं। और चूंकि भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 का रिजल्ट सामने आ चुका है कर्नाटक के रूप में, और इसके बाद जो 2-3 राज्य हैं, खासकर मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना, यहाँ भी भारत जोड़ो यात्रा गुजरी थी इस एरिया से, वो उस हिसाब से भी एक टेस्ट तो वहाँ भी हो जाएगा। क्या एक बहुत बड़ा हथियार कहें, पॉलिटिकल हथियार अगर माना जाए, तो वो मिल गया है कांग्रेस के पास, जिसमें क्योंकि राहुल गांधी भी बार बार कहते हैं कि मिलियंस ऑफ पीपल के साथ मैं मिला हूं और मैं जानता हूं कि भारत की आत्मा में क्या बसता है, भारत के लोग क्या सोचते हैं, ये मैं सड़कों पे चल के समझ गया हूं। ये बात राहुल गांधी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, प्रेस क्लब में वाशिंगटन डीसी में भी कहते हुए सुने गए। तो क्या उम्मीदें यहाँ पाल के, या उम्मीदें हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के और पार्ट 2 को लेकर के, और इसका रिफ्लेक्शन उधर अमेरिका में जो हो रहा है उसको, या उससे पहले कैम्ब्रिज में जब मिले थे तब, या लंदन में? देखिए राजीव जी, जब समय बदलता है तो सब चीज़ें आपके अनुकूल होने लगती हैं। राहुल गांधी जब यहाँ से गए तो वो भारत जोड़ो यात्रा करके गए, कर्नाटक जीत के गए, तो अमेरिका में उन्हें बहुत ही शानदार रिस्पांस मिला, और अमेरिका से जो शानदार रिस्पांस मिला उसको लेकर जब वापस भारत आएंगे तो उन्हें यहाँ पे भारत में उससे भी ज़्यादा मिलेगा। तो ये सब चीज़ें एक के बाद एक जो है मल्टीप्लाई होती चली जाती हैं जब परिस्थितियाँ आपके अनुकूल होने लगती हैं। 9 साल मोदी जी को हो गए, और इस 9 साल के बाद एक बड़ा सर्वे आया है, जो अभी गोदी मीडिया उसको ज़्यादा चला नहीं रहा है, मगर कहीं कहीं कुछ जगह हमने उसको देखा। उस सर्वे में ये बताया गया है कि लोग सबसे ज़्यादा बेरोजगारी और महंगाई से परेशान हैं। जी, लोग जो हैं भ्रष्टाचार के सवाल उठाने लगे हैं। लोग जो हैं अब ये बात करने लगे हैं कि हिंदू मुसलमान की राजनीति बहुत हो गई, हमें शांति चाहिए। तो ये जो सारे सवाल हैं ये इसीलिए सामने आए कि राहुल की यात्रा सफल हुई, कांग्रेस ने कर्नाटक जीता, और कांग्रेस जो है अब विपक्षी एकता के लिए गंभीर प्रयास में साथ दे रही है। जी, तो ये सारी जो चीजें हैं इसका असर जनता पे भी होता है। तो अब आज जब देखेंगे कि राहुल गांधी जब अमेरिका से वापस इंडिया आएंगे तो चीजें बहुत तेज गति से मूव करने लगेंगी। आज की स्थिति यह है कि कांग्रेस 3 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं 4 महीने बाद ही वो हो जाएंगे, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़,
तीनों जगह बहुत अच्छी पोजीशन में है। राजस्थान में कांग्रेस के अपने अंदरूनी विवाद हैं, लेकिन उतने ही अंदरूनी विवाद भाजपा के भी हैं। इसलिए दोनों कमजोर पार्टियां वहां जब लड़ेंगी तो उसमें क्या होगा कहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मगर यह नहीं है कि कांग्रेस में गहलोत और पायलट लड़ रहे हैं, बीजेपी में सब अच्छा है। अभी आपने देखा कि अजमेर में जब प्रधानमंत्री मोदी गए तो वहां वसुंधरा राजे को, जो बीजेपी की सबसे बड़ी नेता हैं राजस्थान की, उन्हें कोई बहुत अच्छा जो है रिस्पांस वहां नहीं दिया गया जी। और बिना वसुंधरा राजे के अगर मोदी जी फैसला करते हैं कि उन्हें सामने लाए बिना वो चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस के बहुत फायदे में जाने वाला सौदा होगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा है। जहां तक छत्तीसगढ़ का सवाल है वो भी ठीक है, क्योंकि वहां जो कांग्रेस को सबसे बड़ा फायदा ये है कि वहां विपक्ष नहीं है। इसका फायदा बघेल साहब उठा रहे हैं कि रमन सिंह जी जो थे, जिन्होंने 15 साल सरकार चलाई, वो अब काफी कमजोर स्थिति में आ गए हैं और कोई दूसरा नेतृत्व विकसित नहीं हुआ है। तो वो बीजेपी की तरफ से पॉलिटिकल वैक्यूम का फायदा वहां पे जो है, वहां पे वो कांग्रेस को मिल सकता है। तो इन 3 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस अच्छा करेगी। और चौथा राज्य वो भी इंपॉर्टेंट है, वहां भी कांग्रेस मुख्य प्लेयर है, वहां बीजेपी नहीं है। वो वहां पे, हाँ, तेलंगाना में वहां पे वो टीआरएस से चुनाव लड़ने वाली है। तो वहां पे भी कांग्रेस कोई बहुत बड़ा प्रदर्शन नहीं करेगी, बहुत ही मुकाबले की लड़ाई है वहां पे। इसीलिए आप देख रहे हैं कि कितना विज्ञापन वहां पे केसीआर दे रहे हैं और उन्होंने एक राष्ट्रीय पार्टी भी बना ली है जी। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के लिए और राहुल के लिए बहुत ही अनुकूल स्थितियां पैदा हो रही हैं। और इसीलिए हम जो कह रहे थे कि ये पहलवानों के मामले ने जो अचानक मोड़ लिया, देखिए 1 महीना हो गया था उन्हें बैठे हुए और स्थिति ये हो गई थी कि उन्हें दिल्ली से भगा दिया गया था और मजबूरी में उन्हें बहुत ही दुखी मन से अपने मेडल गंगा में प्रवाहित करने की बात कहना पड़ी थी। और वो तो अच्छा है कि जो टिकैत वहां गए और उन्हें वापस लेके आए और वो राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद एक अचानक जो चेंज आया है कि देखिए भारत के जो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, सबसे बड़े हीरो हैं आज की तारीख में, वो कपिल देव और सुनील गावस्कर हैं। हिंदुस्तान के पहले फास्ट बॉलर कपिल देव और हिंदुस्तान के पहले ऐसे बैट्समैन जिन्होंने बिना हेलमेट के दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों के सामने बैटिंग करी हो। गावस्कर जो हैं कोई छोटे मोटे बल्लेबाज नहीं। आज सचिन का आप जो जिक्र कर रहे थे, नाम हो गया, मगर अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि सचिन तेंदुलकर, जिन्हें भारत रत्न दिया गया, जिन्हें साथ में राज्यसभा भी दी गई, वो आज खामोश है। देश को बड़ी उम्मीदें थी कि सचिन तेंदुलकर सामने आएंगे और बोलेंगे कि ये गलत हो रहा है, मगर जिस तरह अमिताभ बच्चन चुप हैं, जिस तरह एक नकली आदमी जिसने कि पूरा 2012 से लेकर 14 तक आंदोलन करके झूठे आंदोलन से सरकार बदल दी थी, अन्ना हजारे, वो चुप हैं, उसने सचिन भी चुप हो गए। देखिए हमें लगता है कि देश की जनता को अमिताभ बच्चन से कोई उम्मीद नहीं है, बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं वो, अन्ना हजारे से भी कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन सचिन से आज भी लोग उम्मीद करते हैं। सचिन को लोग प्यार करते थे हिंदुस्तान में, क्योंकि बहुत छोटी उम्र से सचिन ने खेलना शुरू किया था और जब सचिन ने खेलना शुरू किया तो लोगों ने उसको बच्चों की तरह प्यार दिया। और हमें अभी भी उम्मीद है कि सचिन कोई फैसला लेंगे और सचिन सच के साथ में आएंगे, लेकिन अगर सचिन सच के साथ नहीं आए तो बहुत ही खराब स्थिति होगी। देश का पहला भारत खेलों के अंदर, जबकि इसके सही हकदार जो थे वो मेजर ध्यानचंद थे या मिल्खा सिंह थे। ये 2 बड़े नाम थे। इंडिविजुअल खेलों में मिल्खा सिंह जैसा नाम किसी ने नहीं किया और टीम गेमों में ध्यानचंद का तो खैर कोई मुकाबला ही नहीं था। तो ये भारत तो उनको मिलना चाहिए था, लेकिन ये कांग्रेस की सरकार में ये फैसला हुआ और इसके लिए बाकायदा एक लॉबिंग की गई। वो सबको मालूम है, यहाँ बताने से कोई फायदा नहीं है। कांग्रेस के नेताओं ने वो लॉबिंग करी और सचिन तेंदुलकर को वो डबल पुरस्कार दिलाए गए, एक राज्यसभा दी गई और साथ में भारत रत्न दिया गया। तो भाई जिसके बाद भारत रत्न खेलों में हो तो भारत के खेलों के हित में सामने नहीं आएगा वो। आज वर्ल्ड रेसलिंग जो एसोसिएशन है
वो आपको धमकी दे रही है कि हम आपके कुश्ती को विश्व खेलों में शामिल नहीं करेंगे, और आप चुप बैठे हुए हैं। कैसे भारत ने, अगर आप खिलाड़ियों का समर्थन नहीं कर सकते, महिला पहलवानों का समर्थन नहीं कर सकते, नहीं करिए, आप देश को उसका भारत रत्न वापस कर दीजिए। सचिन तेंदुलकर अगर महिला पहलवानों का समर्थन नहीं कर सकते हैं तो वो भारत रत्न रखने का, जो हिंदुस्तान में खेलों के लिए पहला दिया गया है भारत रत्न, उसको रखने के हकदार नहीं हैं। उन्हें उस भारत रत्न को वापस कर देना चाहिए। और कपिल देव ने ये बात साबित कर दी कि वो हिंदुस्तान के दिलों पे राज करने वाला सबसे बड़ा खिलाड़ी वही है। लेकिन देर आए, लेट आए। हाँ, लेट आए। इतने दिनों से कहाँ थे? ठीक है, देखिए सब जगह डर है, परेशान हो रहे हैं, सब जगह डर है। डरो मत राहुल ने इसीलिए कहा था। देखिए, जो हम बात कर रहे थे कि जो हमारे लोकतंत्र के 4 स्तंभ कहलाते हैं, उसमें एक विधायिका ही ऐसी है, और विधायिका में भी विपक्षी दल कांग्रेस, और उसमें राहुल गांधी, जिसने 9 साल लगातार संघर्ष किया। मीडिया डरी, जुडिशरी चुप रही। कार्यपालिका के बारे में तो आप जानते हैं, कार्यपालिका सबसे पहले डर जाती है और सबसे पहले वो जो है सरकार के साथ चली जाती है। लेकिन जिसे विधायिका हम कहते हैं, जिसे हम संसदीय लोकतंत्र कहते हैं, उसमें राहुल गांधी ने ये बात साबित की कि वो कभी नहीं डरे। पूरे 9 साल लगातार वो संघर्ष करते रहे, बोलते रहे, और आज उसी का परिणाम है कि आज हमारे खिलाड़ियों को भी सामने आना पड़ा। देर से आया, आपकी बात बिल्कुल सही है। जनता का और आपका और बाकी लोगों का ये दुख और शिकायत बिल्कुल जायज है, मगर आए, हिम्मत की। बाकी लोगों ने तो वो भी नहीं की। इस मामले में तो हमारे जो भाला फेंक के चैंपियन हैं नीरज, उनकी सबसे ज्यादा तारीफ करना पड़ेगी। सबसे पहले तो वो आए, उन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ इस खिलाड़ियों का समर्थन किया। तो और भी बहुत सारे खिलाड़ी आए, इस टाइम नाम हमें याद नहीं आ रहे हैं, 7-8 खिलाड़ी और भी सामने आए हैं। तो आज स्थितियां जो हम बात कर रहे थे, सब मिला के समग्रता में खेल भी इसमें आ जाते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो चीजें बदल रही हैं और बहुत तेजी के साथ बदल रही हैं। 2024 बहुत दूर नहीं है। हमने पहले भी कहा भी था, लिखा भी था कि कर्नाटक वो सेमीफाइनल है कि जो इस सेमी को जीतेगा वो फाइनल जीतने का भी हकदार बन जाएगा। कर्नाटक जीत के कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा काम किया है, और वो इस लड़ाई में अब काफी आगे निकल गई है, और कांग्रेस आगे है, और बीजेपी को उसे फॉलो करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, जी बीजेपी फॉलो कर रही है। लेकिन यहाँ पर एक जो घटनाक्रम बहुत तेजी से बदलता हुआ भारत में आप देख रहे हैं। मणिपुर उधर जल रहा है, बहुत दिनों से मणिपुर में उथल पुथल की स्थिति है, और 3 समुदाय, नगा, कुकी और मैतेई, नगा और कुकी एक साथ, मैतेई अलग, और इनके बीच जो कुछ पिछले लगभग 1.5 महीने से आप लोग देख रहे हैं, और एक लंबे 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, और अब जाकर के देश के गृह मंत्री वहां पहुंचे। और दूसरी बात, रेसलर्स के साथ भी जनवरी में आते हैं रेसलर्स यहां जंतर मंतर पे, 3 दिन के बाद चले जाते हैं, उसके बाद फिर से आते हैं पिछले महीने, और उनको फाइनली उस दिन हटाया जाता है, तंबू उखाड़ दिया जाता है जिस दिन हमारे देश में नए संसद भवन का उद्घाटन होता है। तो घटनाक्रम तेजी से बदलते हुए, एक साहब जिनके ऊपर आरोप है, वो साहब अयोध्या में कार्यक्रम करने वाले थे 5 तारीख को, लेकिन उनको अब आज जाकर के ये घोषणा करनी पड़ी कि हम इस कार्यक्रम को अब नहीं करने जा रहे हैं। संतों का समागम कर रहे थे अपने पक्ष में। खैर, अयोध्या नगरी है, सब कुछ सब देख रहे हैं। हम चर्चा कर रहे थे, ये 2-3 बातें यहाँ शकील अख्तर जी लेकर आ रहे थे, इसलिए क्योंकि कैसे परिवर्तन हो रहा है हमारे देश में, और कैसे बैकफुट पर सरकार आ रही है। और उधर से राहुल गांधी जब विदेश में हैं, तब वही वहां से जो बातें कह रहे हैं उससे भी बैकफुट पर है। समय खत्म हो चुका है, 8:35 दिख रहा है, लेकिन चाहूंगा जल्दी जल्दी आप लोगों के कमेंट, क्योंकि चर्चा हम लोग लंबी कर लेते हैं। प्रेम कुमार जी, क्लोजिंग कमेंट आपसे भी, क्लोजिंग कमेंट फिर आऊंगा जयशंकर जी के पास भी, प्रशांत टंडन जी के पास भी, तीनों के पास। और हमारे दोनों साथी हमेशा एक बार ही बोल करके चुप उनको कराना पड़ता है, दीपक पाचपोर जी और अमलिंदु उपाध्याय जी को। लेकिन प्रेम कुमार जी प्लीज, क्या कुछ अब राहुल गांधी के वापस लौटने पे और यहाँ जो हो रहा है हिंदुस्तान में, उसको किस नजर से देखा जाए? जो बात शकील अख्तर जी कह रहे हैं बहुत दूर तलक जाती हुई नजर आ रही है, चाहे सचिन तेंदुलकर हो या कपिल देव हो। लेकिन आज एक बाहर निकल के आ रहा है, कल कोई और बाहर निकल के आएगा, ये माना जाए।
प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट। जी जी राजीव जी, देखिए हमें उम्मीद रखनी चाहिए। हमने बहुत बुरा दौर देखा है तो अच्छे दौर की भी उम्मीद रखेंगे। और हम एक बात कहना चाहते हैं बहुत संक्षेप में कि राहुल गांधी ने एक बात साबित की है, और वो बात ये है कि पूरे हिंदुस्तान में राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस में, बीजेपी में, किसी भी पार्टी में कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा लीडर नहीं है जो देश से बाहर इस स्तर का ऑरा क्रिएट कर सकता है, ग्लोबल अटेंशन ले सकता है और राजनीति को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। ये इकलौते व्यक्ति हैं इस देश के, और यही वो वर्च्यू है गांधी परिवार के व्यक्ति की जिससे भारतीय जनता पार्टी डरती है कि कब ये ऑरा उस रूप में आ जाएगा जो उनको सत्ता से कुर्सी छीन लेगा। देखिए हिंदुस्तान में बोलने की दिक्कत हो रही है, हिंदुस्तान में मीडिया इग्नोर कर रहा है, फिर भी भारत जोड़ो यात्रा करके सफलतापूर्वक निकल जाना और दसियों लाख लोगों के साथ इंटरेक्ट कर लेना, ये करिश्मा कोई दूसरा नेता न कर सका है और न अभी कोई दिखता है कि करेगा। तो बहुत बाद की बात में बोलना उचित नहीं है, लेकिन अब देश से बाहर भी ऐसा करिश्मा कोई नेता कर रहा हो, ये भी किसी और के पास ये एसेट नहीं है, किसी और पार्टी के पास। बतौर प्रधानमंत्री जाना ये एक अलग बात है, वो तो देश का सम्मान होता ही है, हमारे प्रधानमंत्री कोई भी रहे कहीं भी जाए, लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ करके अगर किसी को ये ऑरा दिखाना हो तो अभी हिंदुस्तान में ऐसा कोई नेता नहीं है। तो ये बात साबित हुई है। उसके बाद हम एक आध बात और बोलना चाहते हैं, जैसे उन्होंने सैद्धांतिक बातें छेड़ दी, जैसे ही मुस्लिम लीग वाली बात कही, वे हिंदुस्तान में हंगामा मच गया, सारे मीडिया चैनल्स में यही खबर है कि धर्मनिरपेक्ष बता रहे हैं राहुल गांधी, मुस्लिम लीग को बता रहे हैं, और फिर पूरा जिन्ना का और दूसरे तमाम चीजों का किस्सा जो है चलाया जा रहा है। तो एक बात यह है कि ठीक है, इसी में प्रति प्रश्न भी उठते हैं और जवाब देना बीजेपी को मुश्किल हो रहा है कि बीजेपी क्या शर्मिंदगी महसूस करेगी या करती है जब कि लाल कृष्ण आडवाणी जी ने जिन्ना के मजार पर फूल चढ़ाए, उनको सेक्युलर कहा। अगर इस बात को वो कहती, राहुल गांधी ने अगर मुस्लिम लीग को सेक्युलर कहा और वो गलत है, तो बीजेपी इससे पहले ये काम कर चुकी है। बीजेपी ने उस मुस्लिम लीग को सेक्युलर कहा जिसके जनक थे मोहम्मद अली जिन्ना, और खुद मोहम्मद अली जिन्ना को सेक्युलर कहा। तो बीजेपी क्या शर्मिंदगी महसूस करती है, माफी मांगती है, या कोई बयान देगी इस बारे में? ये प्रति प्रश्न पैदा हो रहे हैं और मैंने उचित जगह पर सवाल उठाए भी हैं और जवाब देना बहुत मुश्किल है। इसके बाद इसी में सेकुलर से जुड़े हुए एक और बात बनती है कि जैसे ठीक है, मान लीजिए कि राहुल गांधी ने गलत बोला, मान लीजिए कि राहुल गांधी ने सेकुलर बोला तो गलत किया, तो क्या भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सेकुलर घोषित करेगी, बोलेगी डंके की चोट पर कि हमारी पार्टी सेकुलर है? वो भी बोलने में उनको शर्म आएगी, नहीं बोल पाएंगे, नहीं बोलना चाहती। तो उन्होंने जो प्रश्न राहुल गांधी की ओर फेंके जा रहे हैं वो उल्टे प्रश्न बाउंस भी हो रहे हैं उन पर। ये फिलहाल मैं इतनी यहीं पर समाप्त करता हूँ। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बाउंस बैक तो होता ही है, लेकिन एक सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है कि आखिर बीजेपी को सबसे ज्यादा डर लगता किससे है? प्रशांत टंडन जी, डरती किससे है बीजेपी? जाहिर सी बात है कि जिसको सबसे ज्यादा ट्रोल किया जाता है और एक आदमी उन्होंने लगा रखा है जिसका नाम अमित मालवीय है, वो राहुल गांधी की सारी फुटेज को प्रीव्यू करता है सुबह से लेकर रात तक। तो जाहिर सी बात है उसके 5-5, 6-6 कैबिनेट मिनिस्टर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। किसके लिए करते हैं? कभी और किसी विपक्षी नेता पे 5 कैबिनेट मिनिस्टर, 6 कैबिनेट मिनिस्टर आके
शरद पवार पे या अखिलेश यादव पे या स्टालिन पे या ममता बनर्जी पे या अरविंद केजरीवाल पे कब 6 कैबिनेट मिनिस्टर 7 कैबिनेट मिनिस्टर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? राहुल गांधी पे ही करते हैं। तो जाहिर सी बात है उसको सर्वविदित है, और क्यों मेंबरशिप कैंसिल हुई है और ये सब हुआ है वो सब तो हम देख रहे हैं। देखिए, एक दो बातें हैं राजीव जी, वो जो मुस्लिम लीग वाला मामला है वो तो जयशंकर जी ने बता दिया कि वो तो जिन्हा की मुस्लिम लीग के साथ बंगाल में सरकार चला रहे थे, सावरकर ने गठबंधन करवाया था, तो उसमें तो अब क्या कह रहे हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट बात राजीव जी वहां पे वही जो आपकी हेडलाइन है उसी के इर्द गिर्द है कि ग्लोबल पावर्स को भारत में एक बहुत एक ऐसा नेता चाहिए जिससे कि उनका डायलॉग हो सके, क्योंकि भारत भी एक ग्लोबल पावर है। मोदी साहब से डायलॉग नहीं हो पा रहा है, भाषा की अड़चन के अलावा दूसरी और अड़चनें भी हैं। तो जो डायलॉग का मामला है वो कोई भी इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट है, यूरोपियन यूनियन है, इंग्लैंड है, वो सिर्फ एक मुंह से बात नहीं करते हैं, उनके कई सारे सिस्टम होता है जिससे कोई इंगेज करते हैं। अब मोदी साहब के साथ समस्या क्या है कि वो बंद कमरे के एंगेजमेंट होंगे जिसमें कि बहुत लिखी हुई ब्यूरोक्रेटिक भाषा आपको जाके रिपीट कर देनी पड़ती है। हम सब ने या कई लोगों ने विदेशी दौरों में ये सब चीजें देखी हैं, कैसे बातचीत होती है लिखी हुई। मोदी साहब को जो व्हाइट हाउस में जाके स्पीच देनी है वो लिखी जा चुकी होगी विदेश मंत्रालय में अब तक, तो वो लिखी हुई बातें बोलनी होती हैं, वो स्टेटेड पोजीशंस होती हैं। उसके अलावा जो बातें हैं, एंगेजमेंट है, वो होता है यूनिवर्सिटी, थिंक टैंक, सेनेटर्स, इंटेलेक्चुअल्स, इनके जरिए होता है। जो ट्रैक 2 के प्लेयर्स हैं वो अपना परसेप्शन सरकारों को देते हैं, उद्योगपतियों को देते हैं, वहां के तमाम सारे इंस्टीट्यूशंस को देते हैं। मोदी साहब की दिक्कत क्या है कि मोदी साहब या तो बंद कमरे वाले एंगेजमेंट करेंगे या वहां बसे गुजरातियों से बात करेंगे, ढोल नगाड़े बजवाएंगे। बहुत होगा तो कुछ उद्योगपतियों से, फेसबुक के ओनर से या ट्विटर के ओनर से फोटो ऑफ हो जाएगा। जब तक मोदी साहब अपने अंदर से ये डर नहीं निकालेंगे कि मैं अगर बात करूंगा तो मुझसे कोई 2002 पूछ लेगा, ये डर बड़ा उनके ऊपर जो है, एक बड़ा संदूक अपने सर पे लेके घूम रहे हैं वो, और उस वजह से वो उस डर की वजह से किसी थिंक टैंक में नहीं जाते, वो डर की वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, वो डर की वजह से यूनिवर्सिटी नहीं जाते। और पश्चिम के देशों में एक बड़ा परंपरा है कि वो सवाल जवाब करते हैं, चाहे 5 ही करें, लेकिन उन 5 सवाल में भी एक आ जाएगा 2002। तो ये एक बड़ा बोझ है उनके ऊपर, मोदी साहब के ऊपर, जिस वजह से वो इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं खुले रूप में। भाषा की कोई अड़चन नहीं है, भाषा तो बहुत सारे अमेरिका में लोग जाते हैं जो अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, वो बड़ी अड़चन नहीं है। बड़ी अड़चन क्या है कि आप जवाब दे पाए लोगों का, तो इस वजह से उनका एंगेजमेंट लिमिटेड रहता है। तो मेरा मतलब जो मैं देख रहा हूं राहुल गांधी की यात्रा, और जो मैं प्रिज्यूम कर रहा हूं मोदी साहब की आने वाली यात्रा या उनकी पिछली यात्राओं के हिसाब से, तो मुझे लग रहा है कि वेस्टर्न पावर्स को भारत एक साउथ एशियन पावर से इंगेज करने के लिए मोदी साहब के अलावा एक और व्यक्ति अब मिल गया है। अब वो उसको ग्रूम करेंगे। अब देखिए कि यहां से राजनीति कहां जाती है। कोई नहीं मान रहा है कि अमेरिका भारत के चुनाव कंट्रोल करता, नहीं करता, एक परसेप्शन क्रिएट होता है। अब हमारे देश में एक परसेप्शन क्रिएट हुआ कि राहुल गांधी के बारे में कि वो एंटी कैपिटलिस्ट हैं। अमेरिका तो ये नहीं मान रहा है,
वो एंटी कैपिटलिस्ट आप क्यों मान रहे हो कि अडानी के खिलाफ है? तो अमेरिका तो अडानी जैसे लोगों को जेल में डाल देता है, तो वहां तो अमेरिका तो नहीं मान रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो विजिट है राहुल गांधी की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट विजिट है कि राहुल गांधी अब पश्चिम देशों के लिए एक बड़े स्टेक होल्डर हैं भारत की तरफ से, और ये भारत में भी जो मीडिया है और जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको मानना पड़ेगा। बेइज्जत होके मानेंगे तो देर करेंगे, तो बेइज्जत होके मानेंगे, वरना अगर ऐसे मान लेंगे तो ठीक रहेगा। राजीव जी, बिल्कुल। और धीरे धीरे एक परसेप्शन तो राहुल गांधी के पक्ष में बनता हुआ दिखाई तो दे ही रहा है, भले यहां पर राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश हो या देश का अपमान कर रहे हैं राहुल गांधी विदेश जाकर के, ये एक टैगलाइन चलाया जाए रोज रोज सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन धीरे धीरे पॉपुलैरिटी राहुल गांधी की बढ़ रही है। और क्या जयशंकर जी, क्लोजिंग कमेंट, क्या यहां से अब एक अलग पड़ाव हम देखने वाले हैं, एक अलग रूप में पूरी सियासत को देखने जा रहे हैं 2024 के लिहाज से अगर देखा जाए तो, जो राज्यों के चुनाव और एक नैरेटिव और सेट करने की कोशिश हो रही है कि, या कई लोगों के अंदर डर भी है कि 2019 के चुनाव से पहले भी बीजेपी कई राज्यों के चुनाव हारी थी, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक, ये सारे चुनाव हारी थी, और अभी कर्नाटक हार गई और अगले चुनावों में भी हार जाएगी। लेकिन 2019 का चुनाव चूंकि जीत गई थी, इसलिए 2024 का चुनाव भी जीत जाएगी, यह भी कहा जा रहा है। और एक डर, जो नहीं चाहते कि 2024 में मोदी जी दोबारा आए, वो डर उनके बीच, और जो चाहते आए तो उनके लिए एक खुशफहमी है। तो क्या 2018-19 और इधर 23-24 और वहां राहुल गांधी का अमेरिका, उससे पहले इंग्लैंड की दौरा और अब अमेरिका का दौरा, क्या कहेंगे? नहीं राजीव जी, देखिए, पहली बात तो यह है कि जो 2018-19 की बात हम भी कहते रहे हैं कि इससे कांग्रेस या अपोजिशन को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। राजस्थान जीतने के बाद, छत्तीसगढ़ जीतने के बाद, मध्य प्रदेश जीतने के बाद, कर्नाटका में भी सरकार बना लेने के बाद 2019 में चुनाव हुए तो भाजपा बहुत बड़े बहुमत के साथ जीत गई, विपक्ष धराशायी हो गया। लेकिन उसमें और भी बातें हैं। 2019 में अगर पुलवामा अटैक नहीं हुआ होता, अपना एयर स्ट्राइक नहीं होती जो जिस तरह की बात कही गई थी, तो तब फिर चुनाव का नतीजा क्या होता है, चुनाव का दृश्य क्या होता, एक सोचने वाली बातें, देखने वाली बातें हैं। क्या 2024 से पहले भी कि इसी तरह की कोई घटना होगी क्या, ये तो नहीं कह सकते हम अभी। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, राहुल गांधी शुरू से ही सही बातें कहते रहे हैं, लेकिन उनको गंभीरता से लेना शुरू किया है देश के लोगों ने भी और विदेश में भी। उनकी पदयात्रा के बाद, जो भारत जोड़ो यात्रा जब से शुरू किया उन्होंने, तो वही बात जो कहते थे तो वो लोग पप्पू कह करके उनके माहौल बातें थे, उन्हीं बातों को लोगों ने गंभीरता से लेना शुरू। लगातार उनकी बातों में एक मैच्योरिटी, एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाई देती है, और कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई भी दिखाई देती हुई। देखिए, सलीम रिजवी जब बोल रहे थे, यही बात मैं भी कहने वाला था कि बहुत मैच्योरिटी वाला बयान था। जब किसी ने पूछा रूस के बारे में, ठीक है अमेरिका के लोग नाराज होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है, आप अपनी अपनी आपकी राजनीति, अपना आपकी कूटनीति होगी, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि साहब, हम हमारी जो सरकार का रुख है उसका हम समर्थन करते हैं। तो उन्होंने कहीं पर भी भारत सरकार की नीति का विरोध कहीं नहीं किया, किसी मामले में भी नहीं किया। भारत में जनतंत्र नहीं ठीक से चल रहा है, ये सारी बातें, पॉलिटिकल बातें तो कही उन्होंने, लेकिन सरकार की किसी नीति या कार्यक्रम के खिलाफ कोई बात कही हो, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। तो यही रूस के बारे में मामला हुआ। अब सवाल यही है कि जब वो आएंगे, भारत में आएंगे, दिन ब दिन जो लोग कल तक पप्पू पप्पू कहकर के उनका माहौल उड़ाते थे, अब आज वो लोग कहने लगे कि नहीं, बात तो सही है, राहुल गांधी जो कहते रहे हैं वही बतिया सही होकर के आती है, ये बात तो सही है। ये लोग समझने लगे हैं इसको। जो लोग लड़ जाते थे, जब हम लोग जब भी चर्चा करते थे, बातचीत में बातें होती थी, तो वो लोग हम मानने लग गए हैं कि नहीं साहब, जो जो इश्यूज राहुल गांधी ने उठाए हैं, चाहे बेरोजगारी का सवाल हो, चाहे महंगाई का सवाल हो, जब आप 96 रुपए, 100 रुपए, 110 रुपए लीटर पेट्रोल या डीजल खरीदते हैं,
आज बता रहे हैं लोग कि जिस ढंग से हवाई मतलब विमान सेवाओं का भाड़ा जिस तरह से अनियंत्रित हो गया है, मतलब जिस पटना में जाने के लिए आप 4,000 5,000 रुपए में चले जाते थे और प्रधानमंत्री कह देते थे कि अब तो हवाई चप्पल वाले भी यात्रा कर सकते हैं,